गुड इवनिंग मैम। देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर। यस मैम। तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट क्या किया था यहाँ तक कि मशीन आवर्स रेट ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। ये हम लोग कब करेंगे जब एक ही मतलब ये हमें कब करना है, ऐसा तो हम लोग पहले भी कर रहे थे जब इंडिविजुअल मशीन्स का हमें निकालने के लिए बोलेगा। जैसे एक ही प्रोडक्शन सेंटर के अंडर में मोर देन वन मशीन्स है, ठीक है, उस केस में हमें ये इंडिविजुअली इसीलिए पढ़ाया जाता है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। देखो ये ठीक है, जैसे इंडिविजुअल है तो हमें उस पर्टिकुलर मशीन का क्या निकालना पड़ेगा, उसका ओवरहेड निकालना पड़ेगा। अच्छा वो कैसे निकालेंगे, ईयर में, मंथ में, वीक में, वो तो क्वेश्चन हमें बताएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय इफेक्टिव आवर ऑफ मशीन से हमें करना है उसी पर्टिकुलर मशीन का जो हमें कैलकुलेट करने बोलेगा। उसके लिए पहले हमें टोटल ओवरहेड चाहिए होगा, फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा इफेक्टिव मशीन आवर जो भी हम लोग का आएगा। उसमें देखो हम लोग को क्या देखना है, डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट बेसिस पे हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब जैसे देखो मैंने यहाँ एग्जांपल में डायरेक्ट में तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो, क्या बोलो तो डिप्रिशिएशन। मतलब देखो डायरेक्ट इन द सेंस जिसको हम लोग एक मशीन में आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। जैसे डिप्रिशिएशन हर एक मशीन का अलग अलग होगा, लेकिन मान लो मैंने सुपरवाइजर का सैलरी दिया तो वो इनडायरेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि सुपरवाइजर का सैलरी हम लोग मान लो, ऐसा तो नहीं होता है कि हर एक मशीन के लिए एक सुपरवाइजर, वो भी हो सकता है, अगर है तो डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, 3-4 मशीन पे एक सुपरवाइजर, तो इसीलिए वो सुपरवाइजर हम लोग का क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट। लेकिन जब हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे तो हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिखाना नहीं होता है, नॉर्मली फिक्स्ड और जो है वेरिएबल में दिखाना होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट का भी दो पार्ट होता है, फिक्स्ड वेरिएबल, और इनडायरेक्ट का भी दो पार्ट होता है, फिक्स्ड वेरिएबल, ठीक है। तो फिक्स्ड वेरिएबल के लेके ना अलग अलग मतलब कभी किसी मैट में देखोगे, कोई भी बुक्स में इस तरीके का क्वेश्चन देखोगे, चाहे तुम लोग कॉलेज लेवल में देख लो, अपना मैट देख लो, कभी कुछ मान लिया है किसी एक्सपेंसेस को, कभी कुछ। ये सर्विस कॉस्टिंग में भी होता है, वेरिएबल और फिक्स्ड का ना मतलब कुछ चीज तो हमें पता चलता है कि हाँ ये वेरिएबल ही है, कुछ चीज हमें पता चलता है ये फिक्स्ड है, लेकिन कुछ चीजों में हमें कंफ्यूजन होता है। मतलब ये आंसर देख के कि मुझे तो लग रहा था ये फिक्स्ड है लेकिन ये तो वेरिएबल होना चाहिए, तो उस केस में देखो कुछ रिजिड वाला बात नहीं है, हम लोग जैसा चाहे असम्पशन दे सकते हैं, उसके लिए हमारा कोई नंबर कट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए रेंट का हम वेरिएबल में लिख दें, तब नहीं चलेगा। जिसमें कंफ्यूजन है उसमें अगर फिक्स्ड के जगह वेरिएबल करते हो आंसर में, मान लो देख रहे हो बाद में कुछ और है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कंसेप्ट नहीं चेंज होना चाहिए, ठीक है। और क्या देखना है हमें, जो है 3 तरीके का आंसर निकालने के लिए बोल सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव, सिंपल और डायरेक्ट। डायरेक्ट मशीन आवर मतलब जहां पर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट को लेने बोलेगा। सिंपल मतलब जहां पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों रहेगा। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब ओवरऑल फॉर मशीन, ठीक है, मतलब मशीन्स का खर्चे पे कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, तो वो हो जाता है कॉम्प्रिहेंसिव। का मतलब ही क्या होता है, फुल कवरेज, ठीक है, तो वो होगा। अब मैंने ना ये क्वेश्चन तुम लोग को लास्ट दिन एक बार समझाया भी था कि क्वेश्चन में क्या बोला है, तो तुम लोगों ने ट्राई किया था? किया था, चलो ठीक है। तब अगर किया है तो एक बार मेरे साथ साथ भी देख लो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो देखो हम लोग यहाँ पर हमें कैलकुलेट क्या करना था, हमें कैलकुलेट करना था कहाँ बोला है, कहाँ कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला था, लिखा कहाँ है कि फाइंड आउट, ये मिल गया। ये देखो क्या बोला है, फाइंड आउट द मशीन आवर रेट एज्यूमिंग इंश्योरेंस इज 1% पर एनम ऑन, ये है मशीन का वैल्यू, ठीक है, ये मशीन का वैल्यू था, एंड एक्सपेंसेस ऑन ऑयल एटसेट्रा आर 900 पर मंथ। मतलब हमें फाइंड आउट करने क्या बोला है, मशीन आवर रेट, ठीक है। तो मशीन आवर रेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें देखना पड़ेगा कि मशीन का खर्चा कितना है और इफेक्टिव आवरली रेट कितना। गुड इवनिंग आया। गुड इवनिंग मैम। अच्छा तो देखो सबसे पहले हम लोग को सारे एक्सपेंसेस को, अच्छा यहाँ पर हमें कॉम्प्रिहेंसिव बोला है कि सिंपल की क्या बोलते हो सॉरी, क्या नाम है, डायरेक्ट, कौन सा बोला है तुम लोग पढ़े हो, मैंने पढ़ाया भी था लास्ट दिन, तो क्या लगा तुम लोग को पढ़ के क्या? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो बेसिकली सिंपल आवर रेट। ये हम लोग का ये वाला होगा, देखो कंप्रिहेंसिव नहीं होगा क्योंकि इसमें ऑपरेटर वेजेस बोला नहीं था, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों है तो सिंपल वाला होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का बेसिकली सिंपल बोला है, वैसे नाम कुछ बोला नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए, अगर नाम बोलेगा तो उसको फॉलो करें। तो लिखो कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट,
मशीन आवर रेट, पर्टिकुलर्स। और खर्चा हम लोगों ने देखा था, कुछ खर्चा हम लोग का एनम बेसिस पे है, कुछ खर्चा हम लोगों का मंथ बेसिस पे है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मंथ लिख लेते हैं, एक कॉलम बना लेते हैं, और हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, सारे खर्चे का ओवर पर आवर, है ना। हम लोग को पर आवर निकालना पड़ेगा, उसका कॉलम भी इधर रख रहे हैं, दोनों आंसर हम लोग का रुपीस में आएगा। यहाँ पर लिखेंगे फिक्स्ड और स्टैंडिंग, पहले फिक्स्ड वाला ही लिखा जाता है, उसके बाद ही वेरिएबल लिखा जाता है। यहाँ पर फिक्स्ड का मतलब होता है जो मशीन चलने पे डिपेंड नहीं करेगा, और वेरिएबल का मतलब होता है जो मशीन चलने से वैरी कर जाएगा। ठीक है, मशीन के चलने या नहीं चलने पे हमें देखना है कि वेरिएबल हो रहा है या फिर हम लोग का फिक्स्ड ही रह रहा है, वेरिएबल या फिर इसीलिए इसको रनिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, कोई एक ही लिखने से होगा, फिलहाल मैंने याद दिलाने के लिए एक बार लिख दिया। अच्छा, अब देखो एक एक खर्चा हम लोग देखते जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले बोला था मशीन का कॉस्ट। ठीक है, मशीन कितने साल चलेगा, 10 साल चलेगा, और स्क्रैप हो जाएगा इतना। ये सारी इंफॉर्मेशन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डेप्रिसिएशन। ये लास्ट दिन भी मैंने बताया था। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, ये वैल्यू -9 लाख डिवाइडेड बाई 10 ईयर्स करने से कितने टाइम का डिप्रिसिएशन आएगा, 1 ईयर का, क्योंकि 10 साल से डिवाइड करने से पर ईयर का आएगा, लेकिन मुझे पर ईयर का नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मंथ। तो फिर डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, 12। तो लिखो ऐसे, 1 करोड़ है शायद, -9 लाख डिवाइडेड बाय 10, फिर डिवाइडेड बाय 12। हम थोड़ा कॉलम अपना हटा रहे हैं, मेरा जगह कम पड़ रहा है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 12, तुम लोग बताओ कितना आ रहा है, हम लिख लेते। 75,833 इतना लिख रहे हैं। ठीक है, ये लिखने से चलेगा। अब नेक्स्ट हम लोग, ये हो गया। अच्छा, इसमें मैंने लिख डाला, चलो इसका नाम ही लिखा नहीं, डेप्रिशिएशन। गड़बड़ कर दिया मैंने। ठीक है, तुम लोग लिख लो डेप्रिशिएशन, हम इसके ऊपर लिख देते हैं। मेरा तो जगह मिटा के भी लिख सकते हो, तुम लोग ऐसा करोगे कि तुम ऊपर पढ़ते। अच्छा, ठीक है, डेप्रिशिएशन। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, डेप्रिशिएशन के बाद रिपेयर्स ड्यूरिंग द होल लाइफ ऑफ द मशीन आर एक्सपेक्टेड टू बी 18 लाख। ठीक है, अब बोलो रिपेयर्स हमारा नॉर्मली क्या मशीन चलने पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। करेगा तो फिर उसको किस में दिखाना चाहिए, वेरिएबल में। अब देखो कहीं पर देखोगे सोल्यूशन में शायद उसको फिक्स्ड में लिया हो, लेकिन उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, आंसर हमें हमारा एक जैसा ही आएगा, लेकिन लगभग लगभग हमें ठीक ठीक लिखना पड़ेगा। अगर कुछ कंफ्यूजन, जैसे मान लो रिपेयर्स को फिक्स में दिया, अब उसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है, देने दो। हम लोगों को अगर लगता है ये वेरिएबल में जाना चाहिए क्योंकि मशीन के चलने पर डिपेंड करता है, तो हम लोग यहाँ पर वेरिएबल में दिखाएंगे। रिपेयर्स, रिपेयर्स का हमारा पूरे साल भर का बताया 18 लाख। ठीक है, तो हम लोग को कैसा चाहिए, मंथली चाहिए, तो 18 लाख डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, नहीं, ये पूरे लाइफ था इसका, देखो 10 से डिवाइड होगा, एंड द मशीन, ये देखो रनिंग, सॉरी, रिपेयर ड्यूरिंग द होल लाइफ ऑफ द, मतलब फॉर 10 ईयर्स। तो पहले तो इसको 10 ईयर्स से डिवाइड करेंगे, तो एक एक साल का रिपेयर्स पता चलेगा, फिर डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो हमें मंथ 15,000। तो यहाँ पर मंथ वाले कॉलम में 15,000, यहाँ पर 12 से डायरेक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है, डेटा ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, रिपेयर्स के बाद देखो यहाँ पर, एंड द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू रन 4,380 आवर्स पर ईयर ऑन एन एवरेज। तो इससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि मशीन का जो है इफेक्टिव प्रोडक्शन आवर कितना है। तो मशीन बोल रहा है इतने टाइम चलता है। ठीक है, ये हमें पता चल गया। ठीक है, चलो, इट्स इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज 15 यूनिट पर आवर। अब बोलो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होना चाहिए, फिक्स, वेरिएबल, क्योंकि मशीन चलेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चलेगा, अदरवाइज नहीं। तो पहले इसको वेरिएबल में लिख लो, फिर इसका कैलकुलेशन देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, अब अगर कहीं देखोगे इलेक्ट्रिसिटी को फिक्स्ड में रखा है, रखने दो। ठीक है, अगर तुम लोग को भी लगता है फिक्स्ड में रखेंगे, रख सकते हैं, लेकिन देखो जो ज्यादा हमारा रिलेवेंट होगा उसी पे करो। तो इलेक्ट्रिसिटी बोल दिया है 15 यूनिट पर आवर। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, हमें तो पर आवर का ही चाहिए ना, तो ये मुझे बताया 15 यूनिट पर आवर, मतलब 1 आवर में कितना इलेक्ट्रिसिटी जल रहा है, लेकिन मुझे तो रुपीज में आंसर चाहिए। ठीक है, अब देखो आगे बोला है द रेट पर यूनिट 15, मतलब 1 यूनिट बिजली जलने से 5 रुपए का खर्चा होता है, तो 15 यूनिट जलने पे कितने का खर्चा होगा,
75, ठीक है, 75 का होगा तो 75 रुपीज का खर्चा कितने टाइम के लिए होगा? गलत, पर आवर के लिए। 4380 नहीं होगा ना, पर आवर के लिए, क्योंकि 15 यूनिट कितने टाइम के लिए चल रहा है? हाँ, obviously। बोले कि 75 को 43 से मल्टीप्लाई करोगे, हाँ तो कर सकते हो, लेकिन हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई इसीलिए हम बोल रहे हैं मत करो, क्योंकि मुझे अगर पर आवर पे कुछ पता चल गया है उस कॉलम में डायरेक्टली लिख दें, क्योंकि मुझे आखिर में तो पर आवर ही चाहिए, तो इसको अगर नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्यों करे, ठीक है। तो अगर 75 है तो उसको मुझे कहाँ लिखना है? ये पर आवर वाले कॉलम में, क्योंकि आखिर में तो मुझे सब पर आवर ही चाहिए। अगर कुछ चीज मुझे डायरेक्टली मिल जा रहा है तो हम लिख सकते हैं, चाहो तो उसको जो करोगे उसमें फिर से वही डिवाइड करके तो तुम लोग को उतना ही लाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 यूनिट इंटू ₹5, ठीक है। ये करने से मेरा आ जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी पर आवर का खर्चा मुझे, क्योंकि पर आवर में आखिर में चाहिए, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग इसको नहीं चेंज करते हैं टोटल में, टोटल को चेंज करेंगे रेलिवेंट है, इसको करेंगे तो मेहनत ज्यादा होगा। तो ये हो गया 75, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर द मशीन ऑक्युपाइज 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द डिपार्टमेंट, पूरे डिपार्टमेंट का 1/4 एरिया जो है मशीन ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक है। 2 पॉइंट्स आउट ऑफ टोटल 10 पॉइंट्स फॉर लाइट, लाइट कितना यूज हो रहा है? 2 पॉइंट्स आउट ऑफ 10। द फोरमैन वाज डिवोट अबाउट 1/6 ऑफ हिज टाइम, 1/6 टाइम जो है वो मशीन के लिए जा रहा है। ये सब मशीन का डेटा कलेक्ट कर लिया। अब नीचे ना रेंट वेंट का डेटा हमें दिया हुआ है, देखो रेंट कितना दिया हुआ है, मंथली रेंट ऑफ द डिपार्टमेंट 30,000, ठीक है। लेकिन मुझे तो डिपार्टमेंट का नहीं चाहिए, मुझे पर्टिकुलर मशीन का ओवरहेड चाहिए, तो बोलो रेंट, पहले बोलो रेंट फिक्स्ड होगा कि वेरिएबल? फिक्स्ड होगा। रेंट कहाँ पर लिखेंगे? फिक्स्ड वाले में। और अमाउंट कितना लिखेंगे? तो 30,000 पूरे डिपार्टमेंट का है, तो 30,000 का सिर्फ और सिर्फ 1/4 मेरा रेंट जो है वो जाना चाहिए यहाँ पर। ओ मैंने इधर लिख दिया, देखो गलती से फिक्स्ड में नहीं लिख के वेरिएबल में लिख दिया, ऊपर लिखना पड़ेगा। रेंट, रेंट का हो जाएगा 30,000 इंटू 1/4, कितना हो गया? 7,500, ठीक है। रेंट के बाद लाइट, ठीक है, लाइट का देखो, अब बोलो लाइट फिक्स्ड होना चाहिए कि वेरिएबल? ये लाइट पॉइंट्स है, लाइट पॉइंट्स मतलब जो फिक्स्ड है, जैसे एसी का पॉइंट है, फैन का पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो है किसी मशीन के लिए वो फिक्स्ड हो जाता है कि यहाँ पर यही वाला चीज यूज हो रहा है, जैसे इस क्लास के लिए ये जो एसी का पॉइंट है वो यहाँ पर यही वाला एसी चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए लाइट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वेरिएबल होता है, लेकिन लाइट का पॉइंट हम लोग क्या मानेंगे? फिक्स्ड मानेंगे। मतलब वो लाइट पॉइंट्स में जो भी चलेगा वो इस मशीन को ही जो है कर रहा है, ठीक है। बाकी तुम लोग अगर लिख भी देते हो वेरिएबल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लाइटिंग पॉइंट्स के ऊपर था, ठीक है। तो लाइटिंग यहाँ पर देखो कितने सारे लाइटिंग चार्जेस कितना है? 8,000 पर मंथ, ठीक है। तो ये 8,000 तो पूरे एरिया के लिए है, लेकिन यहाँ पर कितना यूज हो रहा है? ये ये 10 लाइट का है, हमें 2 लाइट्स का चाहिए, कितना हो जाएगा? 1600। लाइट के बाद हो जाएगा वो जो है कौन, फोरमैन का सैलरी, हाँ वो तो फिक्स्ड होगा ही, सैलरी जो है फोरमैन सैलरी। अच्छा 1/6 टाइम देता है, तो इनका सैलरी है 19,200 पर मंथ बताया, तो 19,200 पूरा मशीन में नहीं जाएगा, 1/6 जाएगा 3,200। और एक खर्चा बाकी है, ये देखो इंश्योरेंस वाला। इंश्योरेंस कितना लगाना है? 1% ऑफ द मशीन वैल्यू, ठीक है। तो इंश्योरेंस क्या होता है? फिक्स। तो इंश्योरेंस 1 करोड़ है, इनटू कितना हो जाएगा? 1%। क्या ये डायरेक्ट लिख देंगे? तो हाँ ये 1%, क्योंकि पर ईयर का दिया हुआ है तो इस पे लगाएंगे तो आंसर पर ईयर का आ रहा है। अगर ये पर मंथ होता, सपोज ये पर मंथ होता तो फिर डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन पर एनम दिया है तो अब डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? 12, कितना आएगा? 8333, ठीक है। ये आ गया, ये सब पर मंथ। और एक खर्चा है, ये देखो ऑयल का 900 पर मंथ, ठीक है। अब ऑयल का जो कंजम्पशन है उसको तुम लोग वेरिएबल में लिखोगे कि फिक्स्ड में लिखोगे, क्या करोगे? वेरिएबल में लिखना चाहिए, चाहो तो फिक्स्ड में भी। देखो यहाँ पर बोला है एंड द एक्सपेंसेस ऑन ऑयल एटसेट्रा 900 पर मंथ, ठीक है। वेरिएबल में भी लिख सकते हैं क्योंकि ऑयल कंजम्पशन तो वेरी कर सकता है, ठीक है। तो 900 पर मंथ बोला है, तो 900 ये मंथली है, तो यहाँ पर लिख दो, लिख के ऐड कर देंगे, बाद में इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है।
अच्छा अब इसको ऐड करो, पूरा कितना आता है? फिक्स्ड पहले खर्चा ये पूरा ऐड करो, 75,833, 7500, 1600, 3200 और ये सब मिला के कितना है? 96,466. ये ठीक लिखा मैंने? 96,466, ठीक है। अच्छा अब ये टोटल नहीं करके इसका इंडिविजुअली भी चेंज कर सकते हैं, अगर चाहो तो इंडिविजुअली भी चेंज कर सकते हो। एक मैंने बाहर लिख रखा है ना इधर। अच्छा इसको कैसे चेंज करोगे? इसको कितने से डिवाइड करोगे? डिवाइडेड बाय 4 365। यस मैम। क्यों? पर डे का निकालो। पर ईयर का दिया हुआ है 4380 आवर्स पर ईयर। हाँ लेकिन हम लोग का सारा खर्चा तो पर मंथ का निकाला है, तो डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। तो हम आवर्स को पहले बाय 12 करके उससे कंपेयर करेंगे। हाँ उसको उससे डिवाइड करेंगे, तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं टोटल नंबर ऑफ आवर्स पर एनम, मतलब वही मशीन का आवर्स, ठीक है। 4380, मैंने मशीन लिखा नहीं, ठीक है तुम लोग लिख लो 4380 आवर्स। तो आवर्स पर मंथ कितना हो जाएगा? ম্যাম ফিক্সড টোটালটা একটু দেখাবেন? है 96466। ওটা 96516 হবে না? 96516 হচ্ছে, আমাকে সবাই বলে 466। না না ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা 4380 डिवाइडेड बाय 12 तो कितना आ रहा है? 365। तो ये हो गया 365 आवर्स पर मंथ, ठीक है। अब इसको अगर हम इससे डिवाइड कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा पर आवर का? तो डिवाइड करके देखो कितना आता है। 264.29। हाँ कर सकते, 29 लिख दिया है। अच्छा इसको भी कितने से डिवाइड करोगे? 365 कितना हो रहा है देखो, 41.1 और इसको भी वही सेम 365 से डिवाइड करो। 2.47। अब सब ऐड करो, मशीन आवर रेट आ जाएगा। मैम 382.86। 382.86 ठीक है, 382.86 सही हुआ है हम लोग का। 382.86 382.86 ठीक है, ये मशीन आवर रेट हो गया। मतलब ये क्या हो गया, रुपीज इतना पर आवर, क्योंकि इसी कॉलम में है तो पर आवर ही बता रहा है हम लोग को, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वाला करते हैं। बोल रहा है ए मशीन शॉप कॉस्ट सेंटर कंटेन्स 3 machines of equal capacity। बोल रहा है एक मशीन शॉप है, ठीक है, मशीन शॉप है जहां पर 3 मशीन है, ठीक है। यहाँ एक मशीन है, यहाँ एक मशीन है, यहाँ एक मशीन है, तीनों का कैपेसिटी इक्वल है। टू ऑपरेट दीज 3 machines, to operate these 3 machines 9 operator are required, that is 3 operator on each machine। तो ये मशीन को ऑपरेट करने के लिए 3 लोग, इसके लिए 3 लोग और इसके लिए 3 लोग रखा गया है। ऑपरेटर आर पेड, जैसे ऑपरेटर वेजेस बोला है तो फिर क्या लगता है तुम लोग को ये कौन सा वाला होगा? कंप्रीहेंसिव वाला, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमें हमेशा बताता है और बाकी जो है ऑपरेटर हर जगह पे नहीं रहता है, मतलब कंप्रीहेंसिव होगा, ये भी हमें लेना पड़ेगा। ऑपरेटर्स आर पेड 20 पर आवर। ऑपरेटर को कितना पेमेंट किया जाता है? 1 घंटे के लिए 20 रुपीज। द फैक्ट्री वर्क्स फॉर 48 आवर्स इन ए वीक, ठीक है। तो 1 वीक में कितना टाइम काम करना है? 48 आवर्स, विच इंक्लूड्स 4 आवर्स सेटअप टाइम, ठीक है। अब इसमें इंक्लूड है 4 आवर्स सेटअप टाइम। तो बोलो जब सेटअप हो रहा है तब क्या हम लोग का प्रोडक्शन हो पाएगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि सेटअप के टाइम पे, ड्यूरिंग द सेटअप टाइम हम लोग प्रोडक्शन का काम तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्टिव आवर पर वीक कितना? 44 आवर्स, ठीक है। द वर्कर इज जॉइंटली डन बाय ऑपरेटर,
The work is jointly done by the operator. The operator are paid fully for the 48 hours. लेकिन ऑपरेटर को कैसे पेमेंट किया जाता है 40, क्योंकि वो तो आ ही जाते हैं, सेटअप का काम तो वही करते हैं। तो अगर 4 घंटा सेटअप पे जाता है, प्रोडक्शन नहीं होता है, तो हम लोग ये थोड़ी ना बोल सकते कि उनका पेमेंट काट लेंगे, क्योंकि ये तो नॉर्मल लॉस है ना। इन एडिशन दे आर पेड ए बोनस ऑफ 10%। अब इनको 10% बोनस भी दिया जाता है ऑफ प्रोडक्टिव टाइम। तो 10% बोनस दिया जाएगा ऑफ प्रोडक्टिव टाइम, मतलब कितने टाइम के 44 के ऊपर, क्योंकि प्रोडक्टिव आवर्स 44 आ रहे हैं। ये सब 1 वीक का ही अभी तक कैलकुलेट हो रहा है। कॉस्ट आर रिपोर्टेड फॉर दिस कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ 13 4 वीकली पीरियड। इसका मतलब क्या है कि बोल रहा है कि कॉस्ट जैसे जैसे कॉस्ट निकल के आता है तो वो कॉस्ट को रिपोर्ट कर देते हैं, मतलब बता देते हैं जो अपर लेवल के उनको कि इतना खर्चा हुआ। कंपनी का कॉस्ट का रिपोर्टिंग पीरियड कैसा है 13 4 वीकली पीरियड। तो इसका मतलब पहले बोलो कि एक साल में कितना वीक होता है 52 वीक, ठीक है। और रिपोर्टिंग करना पड़ता है 4 वीकली पीरियड, मतलब 4 वीक के गैप में। तो 4 से डिवाइड करो कितना आता है 13। तो 13 टाइम्स जो है हम लोग रिपोर्ट करेंगे। और अगर 4 वीक के गैप में रिपोर्ट करते हैं, इस लाइन का मतलब ये हो रहा है कि रिपोर्टिंग करने का सिस्टम क्या है 13 4 वीकली पीरियड, ठीक है, 4 वीक के गैप में। इसीलिए 13 टाइम्स पूरे साल में हम लोगों को रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। द कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग मशीन आवर रेट इंक्लूड्स द डायरेक्ट वेजेस ऑफ द ऑपरेटर। यहाँ देखो अलग से बता दिया कि ऑपरेटर का वेजेस को भी क्या करना पड़ेगा इंक्लूड। और ये डायरेक्ट क्यों होता है, क्योंकि ऑपरेटर जो है पर्टिकुलर मशीन के ऊपर ही अलॉट होता है कि ये ऑपरेटर इस मशीन को ही चलाएगा, ठीक है। जैसे ये 3 ऑपरेटर जो है वही इस मशीन को चलाएंगे। एंड ऑल्सो रिकूप्स द फैक्ट्री ओवरहेड एलोकेटेड टू द मशीन, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या करना है, जो भी फैक्ट्री ओवरहेड है उसको भी एलोकेट कर देना है मशीन पे। मतलब कॉम्प्रिहेंसिव हो गया, ये लाइन ही हमें बता रहा है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव है, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट और उसके साथ क्या आ जाएगा ऑपरेटर वेजेस। द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स एप्लीकेबल टू द कॉस्ट सेंटर आर अवेलेबल। जो डिटेल्स है वो बोल रहा है depreciation 10% per annum on original cost of the machine. Original cost of the each machine is 52,000। हर एक मशीन का कॉस्ट कितना बता रखा है 52,000 और 10% करके डेप्रिसिएशन दिया है, ठीक है। तो फिर हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले देख लेते हैं क्या क्या खर्चा बोल रखा है। उसके बाद बोला है मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स पर वीक पर मशीन। तो कुछ खर्चा देखो कैसे दिया है, इसको कैलकुलेट करने से ईयरली निकलेगा। ये दिया हुआ है हमें कैसे वीकली। कंज्यूमेबल स्टोर्स पर वीक पर मशीन कितना दिया है 75। पावर दिया है 20। हम फिर से डिटेल्स में बताएंगे, एक बार जस्ट ऐसे ही रीड कर रहे हैं। पावर बोल रहा है 20 यूनिट्स पर आवर पर मशीन एट द रेट ऑफ 80 पैसा पर यूनिट। नो पावर इज यूज ड्यूरिंग सेटअप आवर्स। फिर बोल रहा है अपॉइंटमेंट टू द कॉस्ट सेंटर, सॉरी अपॉर्शनमेंट टू द कॉस्ट सेंटर। ये सारी चीजों का अपॉर्शन करना है। रेंट का खर्चा, हीट लाइट, फोरमैन सैलरी और यहाँ पर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर पर एनम। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रनिंग वन मशीन फॉर ए 4 वीक पीरियड। मतलब हमें डेटा को कैसे निकालना चाहिए फिर वीकली, ठीक है। वीकली बोला है 4 वीकली पीरियड। चलो तो पहले लिखते हैं, फिर एक एक बार पढ़ के और उसका कैलकुलेशन कैसे होगा वो कर लें। कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ रनिंग वन मशीन फॉर ए 4 वीक पीरियड। सेम तरीके से पर्टिकुलर्स, उसके बाद यहाँ पर एनम लिखते हैं, क्योंकि कुछ डेटा मुझे पर एनम दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिख लिया मैंने 4 वीक, ठीक है। 4 वीक बेसिस पे ये निकालना। चलो पहले आ जाएगा फिक्स्ड खर्चा, उसके बाद वेरिएबल। तो देखते हैं एक एक करके खर्च।
अच्छा, पहले तो यहाँ पर बोला था कि मशीन, ये जो डिटेल्स था, अगर हम लोग ये पैरा को यहाँ से लेके यहाँ तक देखते हैं तो यहाँ पर जो डिटेल्स था उससे हमें ये पता चल जाएगा कि मशीन का इफेक्टिव आवर रेट्स कितना है, ठीक है। तो वो तो वर्किंग में निकालेंगे, तो वो निकाल लेते हैं। तो देखो हमें जगह कितना चाहिए, तो लगभग ये वेरिएबल में भी 3-4 डेटा है, उसके बाद भी थोड़ा जगह चाहिए होगा, तो हम इसको यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। जगह कम होने से मुश्किल हो जाता है। वर्किंग नोट नंबर 1 तुम लोग का पूरा कॉपी में एक पेज में हो जाना चाहिए, एक पेज और थोड़ा छोड़। इफेक्टिव मशीन आवर फॉर कितने टाइम का निकालेंगे, 4 वीक पीरियड। इफेक्टिव मशीन आवर का मतलब क्या निकालना पड़ेगा, टोटल मशीन आवर फॉर 4 वीक। 4 वीक में जितना टाइम मशीन चल रहा है माइनस कर देंगे जो भी हम लोग का आइडल टाइम है, ठीक है। यहाँ पर आइडल टाइम क्या था, सेटअप टाइम। आइडल टाइम का नाम था सेटअप टाइम, कैटेगरी क्या है, आइडल टाइम। आइडल टाइम फॉर 4 वीक। अब देखो यहाँ पर हमें 4 वीक के बेसिस पे निकालना है, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो बोला है कि फैक्ट्री वर्क्स फॉर 48 आवर्स इन ए वीक। 1 वीक में काम होता है 48 आवर्स, तो 4 वीक में कितना होगा, क्योंकि हमें तो वो निकालना है। बोलो कितना होगा, 192। हाँ, तो वो कहाँ लिखेंगे, इसके नीचे 48 आवर्स पर वीक इंटू 4 वीक हो गया। माइनस कर देंगे, अगर कोई आइडल टाइम है 4 वीक का मुझे चाहिए। 4 वीक का क्यों निकाल रहे, क्योंकि क्वेश्चन बोला हुआ है कि 4 वीक का ही हमें चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर 4 आवर्स सेटअप टाइम है, वीकली जो टाइम स्पेंड होता है उसी में 4 आवर्स पर वीक सेटअप टाइम है, ठीक है। तो फिर कितना हो जाएगा, 16। 4 आवर्स इंटू 4 वीक, 192 आवर्स माइनस 16 आवर्स, 176। ये हम लोग का हो गया इफेक्टिव मशीन आवर, ठीक है। इफेक्टिव मशीन आवर फॉर 4 वीक पीरियड। अच्छा, ये डेटा हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक कवर कर लिया। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का हम लोगों ने डेटा लिया। फिर बोल रहा है कि अब इनको कैसे बोनस वगैरह दिया जाता है वो बोला है, ठीक है। चलो अब ये बोनस बोला है यहाँ पर, और इसके अलावा बोला है इनको कितना वेजेस दिया जाता है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, ये वेजेस, ऑपरेटर का जो वेजेस है और जो बोनस है वो हम लोग का क्या होता है, मतलब फिक्स्ड होना चाहिए कि वेरिएबल। बोनस देखो, ऑपरेटर वेजेस, ऑपरेटर तो फिक्स्ड है ना मशीन को चलाने के लिए। हाँ, वेजेस सुन के तुम लोग को ऐसा लग रहा होगा वेरिएबल, लेकिन ऐसे सारे चीजों में देखो वो तो मशीन चलने पे डिपेंड नहीं करता है ना। उनको जो पेमेंट करना है वो तो हम लोग करेंगे ही, ठीक है। तो वेजेस हो या सैलरी, वो हम लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि मशीन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। बोनस भी क्या मशीन के ऊपर डिपेंड करेगा, नहीं। यहाँ तो मशीन के ऊपर देखना है, तो दोनों चीज हम लोग का क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होगा, ठीक है। क्योंकि बोनस ऐसा नहीं है कि किसी दिन काम बंद हुआ तो बोनस तो उनके प्रोडक्टिव आवर्स के हिसाब से चलेगा ना, तो फिर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हम लोग लिखेंगे ऑपरेटर वेजेस, ऑपरेटर वेजेस कैलकुलेट करेंगे। अब देखो तुम लोग को बताते हैं क्या क्या डिटेल्स दिया हुआ है, तुम लोग बताओ। देखो ऑपरेटर को कितना पे किया जाता है, 20 पर आवर दिया हुआ है, ठीक है। पहला डेटा ये है। अच्छा, अब ऑपरेटर, ये एक ऑपरेटर को दिया जाता है, ऑपरेटर सर पे 20 पर आवर, मतलब ये किसको दिया जाता है, एक ऑपरेटर को, ठीक है। लेकिन हम लोग को तो एक मशीन का निकालने बोला, एक मशीन पे कितने ऑपरेटर काम करते हैं, 3। तो हमें 1 घंटे में एक मशीन के ऊपर ऑपरेटर का खर्चा कितना आएगा, ₹60 पर आवर, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये भी मेरा नहीं चलेगा, मुझे 4 वीकली वाला भी चाहिए। तो ये तो आ गया। अब 4 वीक में कितने टाइम जो है ऑपरेटर अपना काम कर रहा है। चलो डे नहीं, ये पढ़ के देखते हैं यहाँ पर। टू ऑपरेट दीज 3, नहीं ये आवरली बेसिस, 1 घंटे के लिए 60। अब हमें क्या निकालना है, 4 वीक में कितना घंटा होता है, उसी के बेसिस पे देंगे। हाँ बोलो। हाँ, मतलब 4 वीक में कितना टाइम के लिए दिया जाएगा। टाइम तुम सही बोल रहे हो, लेकिन मतलब टाइम पकड़ सही लियो, लेकिन आंसर गलत है।
पूरा टाइम के लिए उसको बोला। हाँ तो अब वो कम बोल रहे हो ना, माइनस करके, वो नहीं चलेगा। कितना बोलना पड़ेगा? 192, वही हम बोल रहे हैं 192 आवर्स के लिए, क्योंकि बोला है कि सेटअप टाइम के लिए कहाँ बोला है कि ऑपरेटर को वेजेस नहीं देंगे, वो तो हमें क्लियरली वैसे भी बताया था। देखो, दे द फैक्ट्री वर्क्स फॉर 48 आवर्स, ये सब बता दिया था, और यहाँ पर बोला था उनको बोनस दिया जाएगा। और एक चीज भी है कि ऑपरेटर को सेटअप टाइम के लिए हम लोग पेमेंट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है, जो हम लोगों ने लेबर में ऑलरेडी इस चीज को देखा हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, कैसे लिखेंगे हम लोग? फिर यहाँ पर लिखते हैं, देखो रुपीस, ऐसे लिखते हैं ₹20 पर आवर इंटू 3 ऑपरेटर्स इंटू कितना हो जाएगा, 48 आवर्स पर वीक इंटू 4 वीक। देखो ये होना चाहिए। अब कितना आ रहा है देखो, 11,520। ठीक है, हाँ। अच्छा ये 4 वीक का ही आ गया, तो इसको पर एनम नहीं लिख के ये तो 4 वीक में ही डाल देंगे, है ना? अच्छा एक सेकेंड, हम इसको चेक कर लेते। हाँ, इसको इधर ही लिखना चाहिए क्योंकि ये तो 4 वीक का ही निकाला। 11,520, ठीक है, ये रुपीस में। अच्छा, इसके बाद था बोनस। अच्छा, बोनस का भी उतने ही लोगों को देना है, और बोनस कितना देना है वो बोला है, इन एडिशन दे आर पेड ए बोनस ऑफ 10% ऑफ प्रोडक्टिव टाइम। तब ये 192 की जगह कितना हो जाएगा, वो जो माइनस करके तुम लोग का है कितना, 176। समझ में आया क्यों ये 176 होगा? क्योंकि क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि जब बोनस देंगे तो सिर्फ प्रोडक्टिव आवर्स के ऊपर देंगे, तो आवर्स तो पता चल गया, और रुपीस बोनस का रुपीस तो बोला नहीं है। अगर नहीं बोला है तो जितना लेबर चार्जेस है, मतलब ऑपरेटर चार्जेस है, वही मान लेंगे, क्योंकि बोला तो नहीं है कि बोनस कितना दिया जाएगा, तो फिर 20 करके ही मानना पड़ेगा। जब क्वेश्चन में बोनस का अमाउंट या रेट नहीं बोला है तो हम लोग यही मानेंगे कि उतना ही करके पेमेंट होगा। तो बोनस का कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा वही ₹20 पर आवर इंटू 3 ऑपरेटर्स इंटू कितना हो जाएगा, 176 आवर्स। ठीक है, इंटू 10%। 176 करने से वीकली आ गया ये ऑटोमेटिकली। अगर तुम लोग देखोगे तो यहाँ पर वीकली आ गया है ना, ये 176 वीकली आया है कि नहीं आया? 4 वीक का ही तो आया है, ये तो 4 वीक का ही आया, 176 आवर्स फॉर 4 वीक। लेकिन इसमें इंटू क्या करना पड़ेगा, 10%। इतने का 10% दिया जाएगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो कितना आ रहा है, 106। ये भी इधर आएगा 1056। ठीक है, अच्छा अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग, ये बोल रहा है कि वेजेस ऑपरेटर आल्सो रिकूप्स। अच्छा, ये सब हमें एडजस्ट करने के लिए बोला। ऊपर से बोला है कि सारे खर्चे दिखाओ। फिर क्या बोल रहा है, डेप्रिशिएशन। अब डेप्रिशिएशन कहाँ लगाएंगे, फिक्स्ड में। 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन, जो कि है 52,000, तो फिक्स्ड में लिखो और मुझे बताओ कितना हो डेप्रिशिएशन। 52,000 मशीन का कॉस्ट है, ठीक है, इस पे मुझे लगाना पड़ेगा 10%। 10% लगाने से पर एनम आ जाएगा। पर एनम कितना आ रहा है, 5,200। ठीक है, पर एनम आ रहा है हम लोग का 5,200। नेक्स्ट देखते हैं, 5,200 ये आ गया। चलो, और उसके बाद डेप्रिशिएशन के बाद कौन सा खर्चा है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स पर वीक पर मशीन इज 60 रुपीज। मेंटेनेंस कहाँ दिखाओगे, वेरिएबल में दिखाते हैं, मेंटेनेंस तो वेरी कर जाएगा, तो यहाँ दिखाते हैं। चलो, मेंटेनेंस एंड रिपेयर। अच्छा, ये कैसे निकालोगे, डेटा पढ़ते हैं। देखो, बोला है कि पर वीक पर मशीन 60, एक मशीन का एक वीक का 60 रुपीज है, तो तुम लोग बोलो यहाँ तुम लोग कितना लिखोगे, हाँ, ₹60 इंटू 4 वीक कर दोगे। एक मशीन का तो चाहिए ही, तो फिर मुझे सिर्फ 4 हफ्ते का चाहिए, 240। तो यहाँ पर हो जाएगा ₹60 पर मशीन इंटू 4 वीक। तो ये आ जा रहा है हम लोग का 240। कहाँ पर लिखेंगे, ये लास्ट वाले कॉलम में, ठीक है, यहाँ पर 240 रुपीज।
अच्छा, इसके बाद कंज्यूमेबल स्टोर्स पर वीक पर मशीन, ठीक है। कंज्यूमेबल्स नाम से क्या लग रहा है, तो ये भी मशीन्स के ऊपर डिपेंड करेगा, वेरिएबल, ठीक है। अगर फिक्स्ड में दिखा भी देते हो आंसर में कुछ चेंजेस नहीं आता है। कंज्यूमेबल स्टोर्स पर वीक पर मशीन, इसको भी कैसे निकालोगे, सेम तरीके से जैसे अभी उसका निकाला, सेम तरीके से डेटा गिवन है। कंज्यूमेबल्स, कंज्यूमेबल्स है ₹75 पर मशीन इंटू 4 वीक, 300, उसके नीचे मैंने लिख दिया 300। अच्छा, फिर बोला है पावर 20 यूनिट्स पर आवर पर मशीन, तो मशीन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसको भी वेरिएबल लिख सकते हैं, ठीक है। तो पावर पहला बात है वेरिएबल में जाएगा, अब कैसे कैलकुलेशन होगा वो देखते हैं। ये लिख दिया मैंने पावर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कैलकुलेशन देखते हैं क्या बोला है। 20 यूनिट्स पर आवर पर मशीन, एक मशीन 1 घंटा चलने पे 20 यूनिट्स का जो है कंजम्पशन है, एट द रेट ऑफ 80 पैसा पर यूनिट, 1 यूनिट का 80 पैसा, ठीक है। नो पावर इज यूज ड्यूरिंग द सेटअप आवर, सेटअप जब होता है तो कोई पावर लगता है, मतलब मशीन बंद रहता है सेटअप के टाइम पे। तो तुम लोग मुझे बताओ 4 वीक का खर्चा कितना आएगा, वही तो निकालना है। हाँ बोलो, टोटल बताओ। करेक्ट, 2816, क्योंकि 20 यूनिट्स 1 आवर के लिए। तो देखो, अगर 1 घंटे का 20 यूनिट, तो 1 घंटे का 20 यूनिट तो खर्चा कितना होगा, क्योंकि 1 यूनिट जलने पे 80 पैसा, तो 20 यूनिट जलने पे कितना पैसा, पहले ये निकालो। मतलब ये कितना आ रहा है, 16 रुपीज। ये हम लोग का कितने टाइम का आ गया, 1 आवर का। और 4 वीक में हम लोग का 176 इसीलिए लेना पड़ेगा, 192 ना कितना आया था वो हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि बोल दिया है सेटअप में नहीं होता। नहीं भी बोलेगा तो हम लोग को ध्यान रखना है, सेटअप में नॉर्मली नहीं चलता है, ठीक है। तो 16 इंटू 176 करने से 2816 आएगा, वही सही आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को ऐसे लिखना पड़ेगा, 20 यूनिट्स पर आवर इंटू रुपीज इंटू 0.80 पर यूनिट इंटू 176 आवर्स पर फॉर 4 वीक, ठीक है, ये फॉर 4 वीक। तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 2816, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एपोर्शन करना है ये सारी चीज, एपोर्शनमेंट टू कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर का खर्चा बोला है, तो बोलो तो ये कितने मशीन्स का खर्चा दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि सभी कॉस्ट सेंटर 3 मशीन्स का, ठीक है। ये 3 मशीन्स का दिया हुआ है, लेकिन हमें कितने मशीन्स का निकालना पड़ेगा, 1 मशीन्स का, ठीक है। तो रेंट पर एनम कितना बोला है, 5400, ठीक है। इंडिविजुअली नहीं निकाल के, क्योंकि ये सभी इतने सारे हैं, पहले लिख के ऐड करके निकालेंगे, नहीं तो बार बार हर एक आइटम का निकालना पड़ेगा, इससे टाइम थोड़ा कम लगेगा और कुछ नहीं। पहले बोलो रेंट को कहाँ लिखना है, तो रेंट लिख दो 5400, ठीक है। अच्छा, फिर देखो हीट एंड लाइट पर एनम, ये भी हम लोग क्या लिखेंगे, फिक्स्ड में लिख दो, लाइट है तो ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह होता है तो इस पे लिखना हीट एंड लाइट। क्या होता है ना, लाइटिंग का, मशीन चले या ना चले, लाइट, मशीन बंद होने से लाइट थोड़ी बंद हो जाता है, लाइट तो जलना चाहिए, फिर वो लोग काम करके जाएंगे तभी ना बंद कर पाएंगे, इसीलिए उसको फिक्स्ड में ले लेते हैं 9720, ठीक है। फिर उसके बाद फोरमैन सैलरी 12960, फोरमैन सैलरी 12960। अच्छा, मिसलेनियस बोला है, इसका कुछ नहीं है, फिक्स्ड वेरिएबल कहीं भी लिख सकते हो, फिक्स्ड में ही लिखते रहे। मिसलेनियस बोला है 18,000 पर एनम, मिसलेनियस एक्सपेंस 18,000 पर एनम, ठीक है। तो ये जो अभी अभी हम लोगों ने लिखा ना, ये रेंट से स्टार्ट करके यहाँ तक ये सभी कॉस्ट सेंटर का था, ठीक है। तो इसको इंडिविजुअली तुम लोग पहले ऐड करो, ये डेप्रिसिएशन को मत कर देना, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो एक ही मशीन का है। देखो, ये खर्चा एक मशीन का है, लेकिन ये खर्चा कितने मशीन का है, 3 मशीन का है। तो पहले इसका टोटल करो, सही आ रहा है, 46,080 आना चाहिए, आ रहा है 46,080। ये क्या आया, ये सारे खर्चे आ गए हम लोग के कितने टाइम के, 1 ईयर,
1 ईयर का 3 मशीन्स का, लेकिन मुझे क्या चाहिए, एक मशीन का चाहिए, तो सबसे पहले इसको डिवाइडेड बाय क्या करूंगी, 3 करने से एक एक मशीन का आएगा, तो इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे। और ये क्योंकि हमारा 4 वीक का भी तो मुझे चाहिए, तो एक काम करते हैं, ऐसे कैलकुलेट कर ले, इसको अगर इधर लिखना है तो हम यहाँ बीच में दिखाते कैसे होगा, 46,080 डिवाइडेड बाय 52 वीक करते हैं, तो पर वीक का आ जाएगा, इंटू 4 करने से क्या हो जाएगा, 4 वीक का, 4 वीक का, लेकिन ये कितने सारे का आएगा, 3 मशीन का, फिर डिवाइड यहाँ 3 लगा दो, तो फिर इसमें इस कॉलम में डेटा पुट कर पाएंगे, बोलो कितना, हाँ 1181.54 आ रहा है ना, पॉइंट के बाद 2 डेटा ले लिया। और ये बाकी है, ये डेप्रिसिएशन, इसको कैसे निकालोगे बोलो, ठीक में करना। हाँ तो कितना होगा, कैसे निकालोगे बोलो, फोर 400, 5,200, हाँ देखो ये एक मशीन का है, तो 5,200, सॉरी 5,200 डिवाइडेड बाय कितना करोगे, 52 इंटू 4 वीक, मतलब सिर्फ वीक का चेंजेस, इसमें डिवाइड 3 वगैरह नहीं होगा, क्योंकि ये एक ही मशीन का था, ये हम लोगों ने एक मशीन का लिखा था, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ना क्वेश्चन में देखो 3 मशीन का दिया है, क्योंकि पूरे कॉस्ट सेंटर का दिया हुआ है जिसमें 3 मशीन होता है, तो ये आंसर आया हम लोग का 400, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, अब सभी डेटा को तुम लोग को कर लेना है ऐड, ऐड करने से आंसर आ जाएगा, सब इधर ही तो आ गया साइड वाइज, ऐड करके देखो। अच्छा लेकिन हम लोग को तो 176 आवर्स से भी तो डिवाइड करना पड़ेगा, ये पर वीक का है, ठीक है, देखो ऐड करके 0.54, हाँ सही है। देखो अगर ये 4 वीक का खर्चा सारा हम लोग ऐड कर लेते हैं ना, तो हम लोग का आ रहा है 17,513.54, ये क्या आ गया, ये आ गया, हाँ फॉर 1 मशीन, 4 वीक एक्सपेंसेस फॉर 1 मशीन, लेकिन मुझे क्या चाहिए, आवरली एक्सपेंस चाहिए एक एक मशीन का, तो फिर इस खर्चे को आवर में कैसे ट्रांसफर करोगे, ये इतना खर्चा होता है कितने आवर्स पे, 176, तो डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, मशीन आवर रेट ₹17513.54 डिवाइडेड बाय 176 आवर्स, 99.5 99.51 नहीं आ रहा, 56 आ रहा है, 508 है 56 508 है तो 51 से 08 है, 99.51 पर आवर, ये अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, ठीक है, तो इतना आ जाएगा। ये सब ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन का मशीन का क्वेश्चन ही पहले कर, यहाँ पर 4 तक हम लोगों ने किया था, 5th से फिर से मशीन वाला ही क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर क्या बोला है, ए मशीन शॉप हैज 8 आइडेंटिकल ड्रिलिंग मशीन्स बाई मैंड बाय, मतलब 6 लोगों को रखा गया, ठीक है, 6 ऑपरेटर इसको ऑपरेट करते हैं, द मशीन कैन नॉट बी वर्कड विदाउट एन ऑपरेटर होली एंगेज्ड ऑन इट, मतलब बिना ऑपरेटर के नहीं चलता है, मतलब ऑपरेटर का खर्चा हमें ऐड करना पड़ेगा, इसका मतलब द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ऑल दिस मशीन वर्क्स आउट टू 8 लाख, मतलब ये सारे मशीन्स का जो कॉस्ट है वो कितना है, 8 लाख है। अब 8 मशीन का 8 लाख है, अब एक एक का 1 लाख है कि नहीं, वैसा हमें कुछ बताया नहीं है, ठीक है, अब हमें पता नहीं, अब जरूरी थोड़ी ना कि हर एक का ही 1 लाख करके, वो देखते हैं बाइफर्केशन का जरूरत होगा भी कि नहीं। दिस पर्टिकुलर्स आर फर्निश्ड फॉर 6 मंथ्स पीरियड, ये डेटा हमें कितने टाइम का दिया हुआ है, 6 मंथ्स का दिया हुआ है, बोल रहा है नॉर्मल अवेलेबल आवर्स पर मंथ, बोला 6 मंथ्स, लेकिन ये डेटा कितने टाइम का दिया, 1 मंथ का दिया हुआ है ना, नॉर्मल अवेलेबल आवर्स पर मंथ, फिर बोल रहा है एब्सेंटिज्म विदाउट पे आवर्स 18, मतलब अगर एब्सेंट भी रहता है वर्कर फिर भी उनको 18 आवर्स का पेमेंट जो है वो दिया जाता है, लीव विथ पे, मतलब अगर कोई छुट्टी पे भी रहता है फिर भी 20 आवर्स के ऊपर उनको पेमेंट मिल जाता है, ऐसा हमें बोला है। नॉर्मल आइडल टाइम अनअवॉइडेबल आवर्स, ठीक है,
ये हो गया, मतलब ये टाइम हम लोग चाहे तो भी प्रोडक्टिव नहीं बना सकते हैं। मतलब मान लो क्या हो सकता है, वर्कर का खाने का टाइम हो सकता है, रेस्टिंग टाइम हो सकता है, तो अनअवॉइडेबल आवर, और ये नॉर्मल आइडल है, ठीक है, मतलब एबनॉर्मल वाला नहीं है, मतलब ये होगा। हाँ, ये विदाउट पे बोला है, नहीं मिलेगा। हाँ, एब्सेंटिज्म आवर्स विदाउट पे, हाँ इतना जो है एब्सेंट रहते हैं इसमें इनको पेमेंट नहीं मिलेगा, और नॉर्मल आइडल टाइम में पेमेंट मिलेगा, लीव में पेमेंट मिलेगा विथ पेमेंट। एवरेज रेट ऑफ वेजेस पर वर्कर फॉर 8 आवर्स 800। एवरेज रेट ऑफ वेजेस पर वर्कर, एक वर्कर 1 घंटा काम करने पे एक दिन में कितना मिलता है, 800 रुपए। मतलब एक वर्कर 1 घंटा, सॉरी 8 आवर्स, एक दिन 8 घंटा, पेमेंट कितना हो जाएगा, 800। मतलब एक वर्कर आएगा 8 घंटा काम करेगा और वो कितना लेके जाएगा, 800, मतलब डेली बेसिस पे पेमेंट। प्रोडक्शन बोनस एस्टिमेटेड 15% ऑन वेजेस, वैल्यू ऑफ पावर कंज्यूम्ड 80,500। सुपरवाइजर और इनडायरेक्ट लेबर, सुपरविजन एंड इनडायरेक्ट लेबर 33,500। ये सब कुछ नहीं बोला है, तो ये कितने टाइम पीरियड का खर्चा है, ये जो खर्च 6 मंथ्स का, क्योंकि ऊपर बता रखा था ना, जब कुछ नहीं बोलेगा तो सभी 6 मंथ्स को बिलोंग करेगा, ठीक है, 6 मंथ्स को, लेकिन यहाँ बताया था पर मंथ, तो ही हम लोग उसको पर मंथ मानेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पर वैल्यू ऑफ पावर कंज्यूम बता दिया, सुपरविजन, इनडायरेक्ट लेबर, लाइटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, दिस पर्टिकुलर्स फॉर ए ईयर। अच्छा, 1 साल का कुछ बताया, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इंक्लूडिंग कंज्यूमेबल्स 3% ऑफ वैल्यू ऑफ मशीन। अच्छा, इंश्योरेंस का खर्चा, डिप्रिशिएशन, अदर सन्ड्री वर्क एक्सपेंसेस, जनरल मैनेजर एक्सपेंसेस एलोकेटेड। तो ये जितने भी खर्चे हैं ये कितने टाइम के हैं, 1 ईयर के। ऊपर का जो भी है वो 6 मंथ्स का है, लेकिन कहीं कहीं हमें पढ़ लेना है कि कितने टाइम का बोल रखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट, ये देखो बता दिया, कंप्रीहेंसिव मशीन आवर रेट। तो ऐसे बताने का मतलब है सारे खर्चे ले लो, जो भी है, कुछ भी हमें नहीं छोड़ना है, तो ये सारे खर्चे ले लेने। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इफेक्टिव मशीन आवर रेट, वो निकाल लेते हैं। तो उसका वर्किंग हम सामने एक बार बना लेते हैं, ताकि पेज पता चल जाए कितना रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5, वर्किंग नोट बनेगा ये वाला, कंप्यूटेशन ऑफ इफेक्टिव मशीन आवर्स, ये निकालना है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हमें क्या क्या डेटा और कहाँ से चाहिए, देखो इसके लिए हमें ये सब डेटा चाहिए, ये देखो कुछ बोला हुआ था ना, यहाँ से देखो यहाँ तक का ये डेटा, ठीक है, ये डेटा चाहिए होगा। तो देखो सबसे पहले हमें ये पता करना है मशीन कितने टाइम चलता है, ठीक है। तो नॉर्मली मशीन कितने टाइम चलता है, यहाँ पर बोला है 208, ये क्या है, आवर्स है, क्योंकि पढ़ के देखो क्या बोला है, नॉर्मल अवेलेबल आवर्स पर मंथ, 1 मंथ में मशीन कितना चलता है, 208 आवर्स, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो डेटा है ये कितने टाइम का है, 6 मंथ्स का है, ठीक है। ये जो है ये जो एब्सेंटिज्म दिया है ये कितने टाइम का दिया है, 6 मंथ्स का दिया है। तो ये 1 मंथ का, ये 6 मंथ्स का। अब मुझे ये दोनों को लेके तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, इफेक्टिव निकालना है तो कुछ लेस भी तो करना है इसमें से। तो एक 1 मंथ का एक 6 मंथ्स का रहेगा, तो क्या कर सकेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, या तो दोनों को 1 मंथ में करना है या दोनों को 6, क्योंकि मेरा मैक्सिमम डेटा 6 मंथ्स में है, तो हम इसको 6 मंथ्स में ट्रांसफर कर लेंगे, तब मेरे लिए आसान होगा, ठीक है। अब 6 मंथ्स का हमें क्या निकालना है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल आवर्स। ये जो लिखा हुआ है ऐसे ही लिख दो, नॉर्मल आवर्स या नॉर्मल अवेलेबल आवर्स जो लिखना है। तो लिख रहे हैं, देखो नॉर्मल अवेलेबल आवर्स। अच्छा, तुम लोग बताओ कितना होगा मशीन के लिए, 1248, नहीं, पहला बात है ये कितनी मशीन का दिया हुआ है, सारी चीजों को लेके चलना है। देखो दिस पर्टिकुलर्स आर फर्निश्ड फॉर ए 6 मंथ्स पीरियड। अच्छा, आगे पढ़ के देखते हैं, मशीन में कितने, मशीन शॉप में कितने मशीन्स है, 8 मशीन्स है, ठीक है। अच्छा, 8 मशीन्स है, जिसको कितने लोग ऑपरेट करते हैं, 6 ऑपरेटर। अच्छा, तो ये जो नॉर्मल अवेलेबल आवर्स पर मंथ है ये कितने मशीन्स का है, 8 मशीन्स का ही है। लेकिन ये जो आवर्स स्पेंट है वो एक मतलब एक ऑपरेटर का है कि 6 ऑपरेटर का, ऐसा हमें बोला है, देखो ऐसा हमें कहीं नहीं बोला। नॉर्मल अवेलेबल आवर्स पर मंथ
मतलब मंथली कितने आवर्स जो है हमारा अवेलेबल होता है 208 आवर्स, ठीक है। तो ये 6 मंथ्स का होगा। देखो मतलब हमें ये करना है 6 मंथ्स का आवर निकालोगे तो 6 मंथ इंटू 200 आवर्स पर मंथ, ये इंटू करके तुम लोग वो डेटा बता रहे थे। लेकिन यहाँ पर मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो एक ही ऑपरेटर का बोला होगा तो मुझे इसमें क्या इंटू करना पड़ेगा 6 ऑपरेटर। ये एक ऑपरेटर, क्योंकि देखो ना यहाँ पर सारी चीज तो ऑपरेटर वाइज दिया हुआ है ना। देखो पढ़ के देखो क्या बोला है, 8 आइडेंटिकल ड्रिलिंग मशीन है जिसको 6 ऑपरेटर चलाते हैं। तो ये अवेलेबल आवर्स एक मशीन का है कि 8 मशीन का है, क्या लगता है? एक मशीन का। चलो हम लोग एक बार फिर से पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा 8 मशीन्स का है। अच्छा तो 8 मशीन्स पे तो एक लोग काम नहीं करता है, कितना करता है 6 ऑपरेटर करता है। लेकिन ऐसा नहीं बोल रखा है, चलो देखते हैं और एक बार पढ़ के। ये machines of us 8 identical drilling machines manned by 6 operator. The machine cannot be worked without an operator wholly engaged on it. The original cost of all these machines work out to 8 lakh. These particulars are furnished for a 6 months period. Normal available hours per month. Absenteeism. अच्छा अभी ये जो एब्सेंटिज्म दिया हुआ है तुम लोग बोल रहे हो इसको हम लोग एक ही ऑपरेटर 6 ऑपरेटर का ही मान लेंगे। मतलब अगर हम लोग ऊपर वाला डेटा 6 ऑपरेटर का मानते हैं तो एब्सेंटिज्म भी तो फिर 6 ऑपरेटर का ही मानेंगे, लीव भी हम लोग फिर 6 ऑपरेटर का ही मानेंगे। लेकिन ना यहाँ पर हमें ऑपरेटर का डेटा नहीं बोला है, 6 मंथ्स बोला है। ऑपरेटर है कि नहीं ऐसा लेकिन हमें क्लियरली नहीं बोला है, ये बात तो है। देखो क्लियरली नहीं बोला है कि वो इंक्लूडिंग ऑपरेटर है कि इंक्लूडिंग ऑपरेटर नहीं है। तो हाँ ये एक ऑपरेटर का मानना पड़ेगा क्योंकि आंसर उस हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर ऐसे रहेगा, अब देखो हम लोग इसको क्यों मानेंगे पता है, और एक चीज भी है क्योंकि मशीन्स तो जो भी मशीन्स है वो क्या ऑपरेटर बिना डील कर सकता है नहीं। तो इसका मतलब ये जो नॉर्मल आवर्स है ये सिर्फ मशीन का दिया हुआ है, लेकिन मशीन तो ऑपरेटर बिना नहीं चलेगा तो उसको मुझे ऑपरेटर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि मुझे टोटल आवर्स पता चले, ठीक है। मतलब ये सिर्फ मशीन का दिया हुआ, तो इनटू क्या करेंगे 6 ऑपरेटर। ये ऑपरेटर इंक्लूडेड नहीं है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन को इस हिसाब से ही लिया गया। कितना आ रहा है 7488 आवर्स, ठीक है। अब इसमें से क्या माइनस, ये जो इसके बाद है देखो एब्सेंटिज्म, हम लोग कैलकुलेट क्या कर रहे थे इफेक्टिव मशीन आवर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन, हाँ मुझे भी लग रहा है कि ऑपरेटर वाला डेटा हमें देना चाहिए क्योंकि आंसर उस हिसाब से है तो हम इसीलिए ऑपरेटर लेके कर रहे हैं, ठीक है। बाकी एग्जाम में आई होप कि इस बात में थोड़ा सा दिया हुआ रहे तो बेटर है। अब नहीं दिया हुआ रहेगा तो तुम लोग उसमें फिर ऑपरेटर इंक्लूड कर देना। एब्सेंटिज्म बोला है कितना है 18। अब एब्सेंटिज्म अगर विदाउट पे है, अच्छा वो तो पेमेंट का बात है। अब मुझे निकालना है इफेक्टिव आवर, तो एब्सेंटिज्म अगर कोई है, हमें तो अभी पेमेंट नहीं निकाला है, हम लोग ये निकाल रहे प्रोडक्शन होगा कि नहीं। तो अगर एब्सेंटिज्म है तो क्या प्रोडक्शन होगा नहीं, तो मुझे इफेक्टिव आवर निकालने के लिए इससे क्या करना पड़ेगा माइनस, ठीक है। तो हम लोग इसको माइनस कर एब्सेंटिज्म, हाँ एब्सेंटिज्म आवर्स, ये देखो ये 18 आवर्स। अब ये कितने टाइम का दिया हुआ है 6 मंथ्स का, ठीक है। 18 आवर्स फॉर 6 मंथ्स, ये क्वेश्चन में बोला हुआ था। इनटू क्या करेंगे 6 ऑपरेटर 108, ठीक है। तो इसको एक बार यहाँ माइनस करो, माइनस करके मुझे बोलो कितना आता है 7380। ये हम लोग का क्या है पता है, ये हम लोग का पेड आवर्स आएगा कि हम लोग इतने आवर्स के लिए क्या करेंगे पे करेंगे, ठीक है। इसको अलग से क्यों किया अभी पता चलेगा फिर, और भी बाकी है। देखो अब हम लोग अभी तक पेमेंट कर ही देंगे। हाँ इसीलिए माइनस करके ये पेड आवर्स, माइनस कर देने से तो कम हो गया ना। इसी में तो ये इंक्लूडेड है, इसमें ये इंक्लूडेड है तो ये नॉर्मल आवर्स है। नॉर्मल आवर्स मतलब सारे आवर्स को काउंट करके, तो उसमें से वो माइनस कर दिया तो ये बच गया हम लोग का पेड आवर्स, ठीक है। अभी हम लोग निकालना क्या चाह रहे हैं इफेक्टिव आवर्स, ठीक है। अब अगर लीव लिया जा रहा है तो क्या प्रोडक्शन होगा नहीं, तो इफेक्टिव आवर्स में ये लीव वाला टाइम भी क्या होना चाहिए माइनस, ठीक है। ये मैंने बीच में करवा दिया लेकिन हम बताते हैं क्यों करवाए, ठीक है। लीव आवर्स मतलब इफेक्टिव के लिए भी माइनस करना जरूरी नहीं था लेकिन मैंने करवाया क्यों भी बताते हैं। देखो लीव आवर्स, अब ये 20 आवर्स फॉर कितने मंथ्स है 6 मंथ्स, ठीक है।
20 आवर्स फॉर 6 मंथ्स, फिर से वही 6 ऑपरेटर को हमें मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक ही तरीके से करना है जैसे भी करेंगे। तो कितना आ जाएगा 120। अच्छा, इसका भी इफेक्टिव आवर निकालने के लिए माइनस होना चाहिए। नॉर्मल आइडल टाइम में क्या प्रोडक्शन हो रहा है? नहीं। देखो इसमें भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा है। मुझे अगर प्रोडक्टिव आवर निकालना है, ये सभी को मुझे क्या कर देना चाहिए? माइनस। तो वही हम लोग कर रहे हैं। नॉर्मल आइडल टाइम माइनस करेंगे आइडल टाइम। देखो ये बोला है 10 आवर्स, तो ये 6 मंथ्स के लिए है। 10 आवर्स 10 hours for 6 months into 6 operator 60। अब यहाँ से पूरा माइनस करके मुझे एक बार बताओ कितना है। 7,000 ये मेरा क्या निकल के आया? इफेक्टिव आवर, वर्किंग आवर, मशीन आवर, वर्किंग आवर, जो भी लिखना चाहते हो। इफेक्टिव मशीन आवर लिख दो, ठीक है। इफेक्टिव मशीन आवर। अच्छा, अब ये ऑपरेटर को हम लोगों ने जो इंक्लूड किया है, क्योंकि इसमें हमारा कंफ्यूजन है, ठीक है, कि इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने इंक्लूड किया है तो हम लोग इस पे एक नोट दे देंगे कि हम लोगों ने इंक्लूड किया। अगर नहीं इंक्लूड करेंगे तो आंसर फिर अलग आ जाएगा। तो अगर क्योंकि कंफ्यूजन था तो इसमें हमें नोट देना पड़ेगा कि हम लोग क्यों इंक्लूड कर रहे हैं। तो लिखो एज मशीन कांट बी वर्क विदाउट ऑपरेटर, wholly engaged on them। ऐसे ही करके लैंग्वेज दिया हुआ था क्वेश्चन में कि wholly engaged on them, मतलब पूरा टाइम। मतलब ऑपरेटर अगर 2 मिनट भी हटा तो फिर मशीन को बंद करना पड़ेगा। ऑपरेटर अगर वहां प्रेजेंट है तो ही मशीन हम लोगों का चल रहा है, नहीं तो नहीं चलेगा। Therefore hours for which 6 operators are available for 6 months are the hours for which machines can be used. Hence, 7,200 hours represent effective working hours. देखो क्या लिखा है मैंने, एज मशीन कांट बी वर्क विदाउट ऑपरेटर होल्ली इंगेज्ड ऑन देम। ये मुझे क्वेश्चन में ही बताया था। देयरफॉर आवर्स फॉर विच 6 ऑपरेटर्स आर अवेलेबल फॉर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स जो भी 6 ऑपरेटर ने काम किया था उसी को मुझे काउंट करना पड़ेगा। आर द आवर्स फॉर विच मशीन्स कैन बी यूज्ड। 6 ऑपरेटर के बिना मशीन को यूज ही नहीं कर सकते हैं। हेंस 7,200 आवर्स रिप्रेजेंट इफेक्टिव वर्किंग आवर्स। कि हम लोगों ने वहां पर इसलिए 6 ऑपरेटर को भी इंक्लूड कर लिया, बिकॉज हमें क्लियरली बताया नहीं था कि इसमें 6 मंथ्स तो बताया है, चलो, लेकिन ऑपरेटर इंक्लूड है या इंक्लूड नहीं है वो तो हमें नहीं पता है। अच्छा, अब हम लोग को क्या क्या फाइंड आउट करना है। अब देखो हम लोगों ने इफेक्टिव वर्किंग आवर निकाल लिया। अब हम लोग ऑपरेटर का वेजेस निकालेंगे। जो देखो हमें यहाँ पर कुछ बताया था ना, ऑपरेटर को कितना वेजेस दिया जाता है, कहाँ बताया था, नीचे है। ओ नॉर्मल आइडल टाइम, हाँ ये रहा, एवरेज रेट ऑफ वेजेस। ठीक है, तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं ऑपरेटर का वेजेस। उसका भी वर्किंग नोट बना लो, क्योंकि बड़ा डेटा होगा उसको फिर हम लोग वहां पुट कर देंगे। वर्किंग नोट नंबर 2, ऑपरेटर वेजेस, ऑपरेटर्स वेजेस। अच्छा, ऑपरेटर को पहले बोलो कितने टाइम के लिए मुझे वेजेस पेमेंट करना पड़ेगा, ये टाइम के लिए कि ये टाइम पे। नहीं है ना, देखो लीव बोला है विथ, हाँ विथ पे बोला है, ठीक है, लीव बोला है विथ पे। देखो इसमें ये सभी एडेड है, ये सभी इसमें एडेड है, तभी तो हम लोग उससे एक्सक्लूड किए हैं। ये जो 7488 इसमें एब्सेंटिज्म आवर्स भी इंक्लूडेड है, तभी एक्सक्लूड करें। इसमें लीव आवर्स भी
इंक्लूड है तभी तो एक्सक्लूड कर रहे हैं। आइडल आवर्स भी क्या है, इंक्लूड है तभी तो हम लोग माइनस कर रहे हैं। जैसे देखो अभी तुम लोगों ने यहाँ पर, यहाँ क्यों नहीं समझ में आ रहा है पता है, क्योंकि यहाँ पर तुम लोग को इस तरीके से डेटा दिया। इसको देखो यहाँ पर क्या लिखा था हम लोगों ने 48 आवर्स इंटू 4 वीक, तो ये 48 में तो 4 इंक्लूड था तभी तो लेस किया था। सेम तरीके से इसी में ये जो 208 आवर्स जो नॉर्मल अवेलेबल आवर्स है उसी में एब्सेंट आवर्स भी है, लोगों का लीव आवर्स भी है और आइडल टाइम, सारी चीज इंक्लूडेड। मतलब नॉर्मल इतना टाइम काम होता है तो उसी में सारी चीज हमारे एक्सक्लूडेड है। तो अगर मुझे लेना है ऑपरेटर का वेजेस तो उनको कितने टाइम के लिए हम लोग पे करेंगे, तो देखो नॉर्मल आवर्स के लिए हमें पे कर देना चाहिए था, लेकिन हमें यहाँ पर बोल दिया है कि किसके लिए पे मत करो, एब्सेंटिज्म के लिए पे मत करो। मतलब इसके अलावा बाकी सारी चीजों के लिए हम लोग पे कर सकते हैं। मतलब जो भी हम लोग का टाइम स्पेंड है बाय वर्कर उसमें से हमें कितना माइनस कर देना पड़ेगा, जो एब्सेंटिज्म, क्योंकि इसमें क्या बोला है, विदाउट पे, इसीलिए ठीक है। इसमें बोला है कि विथ पे, ऑब्वियसली बोला है, लेकिन ये तो मेरा इसमें इंक्लूडेड ही है ना, मैंने तो एक्सक्लूड किया है। और आइडल टाइम भी मेरा क्या होगा, बोले ना बोले मुझे तो पता है क्या होगा, विथ पे होगा। तो ये सब तो मेरा वहां इंक्लूडेड ही है। तो मुझे कितना लेना पड़ेगा, 7380, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर आगे लिखवा दिया था। ठीक है, 7380 आवर्स के लिए पे करना पड़ेगा। अब कितना होगा मुझे ये बताओ। ऑपरेटर का वेजेस बोला है 8 आवर्स 8 डे 800 रुपीज। तो अब तुम लोग मुझे बताओ कि उतने आवर्स के लिए कितना होगा, कैलकुलेट करके बताओ, कोशिश करो, फिर हम बताते हैं कैसे होगा अगर नहीं हो रहा है तो। 7,30,000 सही बात, 7,38,000 नहीं 38,000, 7,38,000 आ रहा है, 7,38,000। देखो मुझे वेजेस को आवर में निकाल लेना चाहिए तो ही तुम लोग मल्टीप्लाई कर सकोगे। देखो हम लोग को अगर ऑपरेटर का वेजेस निकालना है तो हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, हम लोग क्या निकालेंगे बोलो तो, टोटल वेजेस कितने टाइम का निकालेंगे बोलो, टोटल वेजेस फॉर 6 ऑपरेटर, बोलो यही तो निकालेंगे। फॉर कितने टाइम का निकालेंगे, 6 मंथ्स, ठीक है। अब बोलो 6 मंथ्स में कितना कहाँ गया, पेड आवर्स कितना आया, 7380 आवर्स। अब मुझे क्या चाहिए इस पे, फिर मुझे क्या क्या डेटा मिल जाए तो हम इस पे मल्टीप्लाई कर दे। वेज रेट पर आवर मुझे मिल जाना चाहिए, मुझे क्या चाहिए, वेज रेट पर आवर। अब वो निकालो, वेज रेट पर आवर कैसे निकालोगे बोलो, ये डेटा से ही निकल जाएगा। 8 घंटा काम करने का 800 रुपए, तो 1 घंटे का कितना होगा, ₹100 पर आवर पर डे, ठीक है। तो ₹100, तो यहाँ पर हो जाएगा 7,38,000, ये आंसर आ जाएगा फॉर 6 मंथ्स फॉर 6 ऑपरेटर। क्योंकि ये टाइम अगर 6 ऑपरेटर का है तो उतने से एक एक ऑपरेटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ही मुझे आंसर मिल जाएगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 6 ऑपरेटर मैंने मल्टीप्लाई कर लिया था। अगर इसमें हम 6 ऑपरेटर मल्टीप्लाई नहीं करते तो मुझे यहाँ आके करना पड़ता, क्योंकि हम तो इसको मान रहे हैं कि 6 ऑपरेटर का डेटा उसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या निकल के आ गया, वेजेस। चलो अब हम लोग मेन कैलकुलेशन पे चलते, बाकी चीज हम लोग छोटा छोटा है वहीं पर दिखा सकते हैं। चलो यहाँ पर लिखो कंप्यूटेशन ऑफ comprehensive machine hour rate of machine, कितने सारे मशीन का निकालने बोला है बोलो, 8 मशीन का, मतलब मशीन शॉप बोल सकते हैं। ये देखो मशीन, सब सारे मशीन का निकालने। जब सभी मशीन का निकालने बोलता है ना, तो अगर हम लोग उसको फिक्स वेरिएबल में नहीं भी डिवाइड करेंगे तो भी चलता है। जब इंडिविजुअल मशीन का बोलेगा तो मैंडेटरी होता है कि करो, अगर इसमें भी करोगे कोई बात नहीं, कर सकते हो, अगर नहीं भी करोगे तो भी कोई इश्यूज नहीं होता है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो देखो हम लोगों ने फिक्स वेरिएबल अलग अलग किया है, कैसे ही करके दिखाते, हम बता देंगे कौन सा फिक्स होगा कौन सा वेरिएबल, तुम लोग भी बता सकते हो, तुम लोगों से ही पूछ लेंगे, हम एक ही साथ कर रहे हैं इसको, ठीक है। पर्टिकुलर्स और यहाँ पर लिख लिया मैंने रुपीज, ठीक है। सबसे पहले ऑपरेटर वेजेस लिख दे, अभी अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया ऑपरेटर वेजेस।
वर्किंग नोट नंबर 2 से मिला, 6 मंथ्स का है, कितना आया 7,38,000। अच्छा, फिर उसके बाद ऑपरेटर वेजेस, इसके बाद देखो यहां तक सारा कर लिया, ऑपरेटर वेजेस हो गया, अब बोनस, ठीक है। तो प्रोडक्शन बोनस, तो लिखो प्रोडक्शन बोनस कितना मिलेगा, देखो कैलकुलेट करके मुझे बताओ। 15% ऑन वेजेस तो कितना होगा 1,10,000 700, तो वेजेस है 7,38,000, इस पे लगाओ 15%, 1,10,700। अच्छा, इसके बाद देखते हैं कौन सा खर्चा है, वैल्यू ऑफ पावर कंज्यूम्ड, ये बता दिया है, तो ये तो मुझे बता दिया है 6 मंथ्स का, हम तो सारा ही 6 मंथ्स का लिख रहे हैं, तो ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ पावर कंज्यूम्ड, मुझे रुपीज में बता ही दिया है 6 मंथ्स का खर्चा, ये सब कितने टाइम का है 6 मंथ्स का है, तो डायरेक्टली लिख देंगे 80,500। उसके बाद देखो सुपरविजन एंड इनडायरेक्ट लेबर, ये भी डायरेक्ट लिख देंगे 33,000 लिख 33,000। अच्छा, इसके बाद लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी 12,000, लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी 12,000। अच्छा, इसके बाद का खर्चा फिर ईयरली आ गया, तो हमें लेकिन कुछ ना कुछ चेंजेस चाहिए होगा। पहले बोला है रिपेयर मेंटेनेंस इंक्लूडिंग कंज्यूमेबल्स 3% ऑफ वैल्यू ऑफ मशीन्स, तो मुझे बोलो कि रिपेयर मेंटेनेंस का कितना होगा, मशीन का वैल्यू हर एक सारे मशीन्स का था 8 लाख, ठीक है, तो हम लोग 8 लाख लेके मुझे अलग अलग आइडेंटिफाई भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो सभी मशीन शॉप का ही निकाल रहे, तो 8 मशीन का ही होगा, तो बोलो कितना लिखे, कितना आएगा बोलो 12,000 आएगा, ठीक है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, तो देखो हम लोग का 3% लगना चाहिए मशीन्स के वैल्यू के ऊपर, सारी मशीन्स के, जो कि 8 लाख है, लेकिन ये ना ईयरली खर्चा है, तो मुझे डिवाइडेड बाय कितना करना पड़ेगा 6, डिवाइडेड बाय 6/12 या फिर 2, हाँ एक ही बात है, 6/12 कर लो, डिवाइडेड बाय 2 कर लो, आ जाएगा, कितना हो रहा है 12,000। अच्छा, फिर रिपेयर्स मेंटेनेंस इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का बोला है 40,000, वो भी ईयरली बोला है, तो कैसे निकालोगे, डिवाइडेड बाय 6/12, मतलब ये भी हो जाएगा 20,000। इंश्योरेंस के बाद डिप्रिशिएशन 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, 10% नहीं 80,000, 8 लाख, ये हम लोग का हो गया 8 मशीन का 1 साल का, अब डिवाइड कर दो 6/12 से, तो आंसर आ जाएगा 40। अच्छा, डिप्रिशिएशन के बाद है अदर सन्ड्री वर्क्स एक्सपेंसेस 12,000, अदर सन्ड्री वर्क एक्सपेंस 12,000, तो 12,000 डिवाइडेड बाय 6/12, अच्छा डिवाइड नहीं इंटू होगा ना, मैंने तब से डिवाइड डिवाइड लिख दिया, इंटू 6/12 करने से तो आंसर है, मैंने जिस हिसाब से लिखा है, अगर डिवाइड करना है तो मुझे डिवाइडेड बाय 2 लिखना चाहिए था, ये इंटू करने से ही तो आएगा, ठीक बोल रहे थे 6/12, हाँ डिवाइडेड बाय 12 यानी पर मंथ इंटू 6 यानी 6 मंथ्स, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हम लोग का 6,000। अच्छा, उसके बाद है जनरल मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 54,530, जनरल एक्सपेंसेस ऐसे लिख देते हैं 54,530 इंटू 6/12 या फिर डिवाइडेड बाय 2, जो भी करो, कितना आ रहा है 65 हो गया, और कुछ भी नहीं दिया हुआ था, ठीक है। अब ये सब का टोटल कर लो तो 6 मंथ्स का खर्चा हमें पता चल जाएगा 10,79,465, 10,79,465, ठीक है। अब निकालना है मशीन आवर रेट, मशीन आवर रेट,
10,79,465 ये रुपीज हो गया। आवर कौन सा डेटा से डिवाइड करो? 7,200 आवर्स जो इफेक्टिवली रनिंग हुआ है। ये मशीन आवर्स रेट फॉर मशीन शॉप आ रहा है, ठीक है, मतलब 8 मशीन का निकल रहा है। हाँ 149.93 मतलब अप्रोक्सीमेटली हम लोग बोल सकते हैं 150 149.93 इस हिसाब से आंसर तो मैंने ऐसे लिख दिया। तुम लोग 150 भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा अब इसमें अगर हम लोग हाँ इसमें अगर हम लोग फिक्स्ड वेरिएबल लिखना चाहते हैं तो ऑपरेटर वेजेस क्या हो गया था? फिक्स्ड, बोनस फिक्स्ड, वैल्यू ऑफ पावर वेरिएबल, सुपरवाइजर का फिक्स्ड, लाइटिंग फिक्स्ड, रिपेयर मेंटेनेंस वेरिएबल, इंश्योरेंस फिक्स्ड, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड। सन्ड्री वाला और जनरल वाला इसका कुछ पता नहीं चल रहा है। फिक्स्ड में दोनों को एक ही जगह दो, देना है तो दोनों को फिक्स्ड में दो, नहीं देना है तो दोनों को वेरिएबल में दो। अगर चाहो तो इसका भी बाइफरकेशन करके कर सकते हो, ठीक है। लेकिन पूरे मशीन शॉप का बोला था इसलिए अलग नहीं किया, बाकी अलग करने से भी होगा, लेकिन बाकी केसेस में अलग करो जब हमें इंडिविजुअली किसी मशीन का निकालने के लिए बोले तो उसमें वो प्रेजेंटेशन ज्यादा परफेक्ट होता है। ऐसे कोई ये नहीं, पूरा जैसे शॉप का दिया हुआ है उसमें हम लोग बाइफरकेट नहीं करते। कर सकते हैं इसमें, ये तो पूरे शॉप का ही निकाला हम लोगों ने। ऐसा मतलब कोई रीजन नहीं है ना करना ही नहीं। नहीं कोई वैसा रीजन नहीं है, ठीक है। मतलब बेसिकली इस तरीके का कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ कॉस्ट में क्योंकि फिक्स वेरिएबल खर्चा मतलब नेचर के ऊपर खर्चे को ऑलवेज डिवाइड किया जाता है तो ये प्रेफर किया जाता है। जैसे सर्विस कॉस्टिंग भी जब पढ़ोगे तो देखोगे फिक्स्ड वेरिएबल। अब उसको अगर नहीं भी देते हो, जैसे देखो यहाँ पर भी किए थे, एक चीज देख रहे हो, ओवरऑल हमें एक ही पैरामीटर में तो सभी को लाना है, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वो वेरिएबल हो। अगर हम लोग इसको फिक्स्ड वेरिएबल ना भी लिखते हैं, मुझे तो ओवरऑल ये चीज ही तो चाहिए करके। अब अगर हम इसको इसको मान लो मैंने ऊपर लिख दिया तो भी तो मेरा आंसर यही वाला आएगा, अलग तो आने वाला है नहीं। आंसर में कुछ वेरी नहीं करेगा, चाहे तुम लोग गलत मतलब रेंट को इधर ही उठा के लिख दो लेकिन आंसर वेरी नहीं करेगा। लेकिन वो नहीं चलेगा, क्यों बोलो, अगर लिख रहे हो तो प्रॉपरली ठीक करके ही लिखना चाहिए। कोशिश करो कि प्रेजेंटेशन ऐसे करो जितना मतलब फिक्स्ड वेरिएबल में करने से ही बेटर होगा, ठीक है। इसको भी चाहो तो फिक्स्ड वेरिएबल में कर सकते, टाइम लगेगा बोल के मैंने थोड़ा शॉर्टकट कर लिया, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर, क्योंकि इसका ना आसान था, उतना मुश्किल भी नहीं था इसका फिक्स्ड वेरिएबल फाइंड आउट करना, इसलिए मैंने इस पे ज्यादा ये नहीं किया। अच्छा अब देखो नेक्स्ट 6 नंबर, फिर से वही मशीन वाला ही क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर बोला नहीं मशीन ने कुछ और दिया, चलो देखते हैं क्या बोला है। Job number 198 was commenced on October 10, 2021 and completed on November 1, 2021. Material जो यूज हुआ इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए 6,000 रुपए का, लेबर डायरेक्टली चार्ज हुआ है जॉब पे 4,000 रुपीज, अदर इंफॉर्मेशन मतलब ये डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर हो गया क्योंकि पर्टिकुलर उसी जॉब पे यूज हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर बोला है मशीन नंबर 215 यूज फॉर 40 आवर्स, द मशीन आवर रेट बीइंग 35। मतलब ये जो जॉब हुआ, मतलब ये जो जॉब मतलब क्या होता है, कस्टमर की डिमांड पे जब हम लोग कोई काम करके देते हैं उस वर्क को क्या बोला जाता है, जॉब वर्क, ठीक है। कितना नंबर मशीन इसमें यूज हुआ है 215, और जिसको कितने घंटे यूज किया गया, और बोल रहा है रेट कितना है 35। तो बोलो मशीन चलने का खर्चा कितना है, क्योंकि वो भी तो मुझे कस्टमर से लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड करेंगे तो जो जॉब परफॉर्म करे उससे जो प्रोडक्ट मिलेगा उसके कॉस्ट में ऐड करेंगे, बोलो कितना, 1400 रुपीज, ठीक है। मशीन नंबर 160 यूज फॉर 30 आवर्स, द मशीन आवर रेट 40। फिर से बताओ इस मशीन का खर्चा कितना आया फिर, हाँ 1200। 6 वेल्डर वर्क ऑन द जॉब फॉर 5 डेज, 6 वेल्डर को काम पे लगाया गया है इस जॉब के लिए 5 दिन के लिए ऑफ 8 आवर्स ईच। तो मुझे बोलो इन्होंने उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम काम किया है, पहले ये 30। अच्छा देखो 6 लोग काम कर रहे हैं 5 डेज ऑफ 8 आवर्स, तो 5 into 8, ठीक है। मतलब एक दिन का 8 घंटा, 5 दिन का 40 घंटा इंटू 6 करना पड़ेगा, कितना होगा 240 आवर्स फॉर होल जॉब। अगर एक वर्कर का पूछे तो कितना, लेकिन एक वर्कर से एक वेल्डर से तो जॉब कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो मुझे 6 लोगों को लेना पड़ेगा, जैसे वहां ऑपरेटर को लिया। अब यहाँ पर बोला है लेबर को पे कितना दिया जाता है पर पर्सन को, पर वेल्डर को 20 रुपीज करके। तो बोलो इनको फिर कितना पेमेंट करोगे,
4800 इंटू इसको कर दोगे तो ही तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या निकल के आ गया, ये 6 वेल्डर का टाइम स्पेंड, एक वेल्डर का 20 रुपया, तो 6 वेल्डर इतना टाइम काम करेगा तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने से पता चल जाएगा। जनरल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन नॉट इंक्लूडेड फॉर कैलकुलेटिंग आइदर द मशीन आवर और डायरेक्ट लेबर आवर रेट टोटल 20,000। बोल रहा है जो जनरल एक्सपेंसेस है वो क्या किया गया है, बोल रहा है वो प्रोडक्शन रिलेटेड टू प्रोडक्शन not included for calculating either the machine hour or direct labor hour rate total 20,000। 20,000 का जनरल एक्सपेंसेस है जो हमें क्या नहीं करना है, मशीन आवर कैलकुलेट करते वक्त भी इंक्लूड नहीं करना है, डायरेक्ट लेबर आवर के साथ भी इंक्लूड नहीं करना है। टोटल डायरेक्ट वेजेस फॉर द पीरियड कितना बोला है, 2 लाख फॉर द पीरियड, मतलब यहां से लेके यहां तक ये। ठीक है, यही तो जॉब को शुरू और कंप्लीट करने का टाइम है। कंप्यूट द वर्क्स कॉस्ट फॉर जॉब नंबर 120। वर्क्स कॉस्ट का मतलब कैसे निकालोगे, अभी कुछ दिन पहले लेबर में फैक्ट्री कॉस्ट बताया था मैंने, उसमें एक्स वाई मान के, ऐसा मैंने एग्जाम में भी तुम लोग को क्वेश्चन दिया था, लेकिन अभी तक जो भी कॉपी देखा है एक ने भी सही नहीं किया, लेकिन मैथ का ही क्वेश्चन, लेकिन सबने गलत किया अभी तक मैंने जो चेक किया है। देखते हैं बाकी लोग, सिर्फ नाम अलग था, वैल्यू अलग था। अगर मैथ खोल के देखोगे और एग्जाम पेपर जो मैंने तुम लोग को दिया था, जिन्होंने एग्जाम दिया है, तो वहां पर देख सकते हो कि सेम है, सिर्फ नाम अलग है, वैल्यू अलग है, और कुछ भी अलग नहीं। चलो बताओ, हाँ मैंने क्या पूछा, वर्क्स कॉस्ट बोलो। प्रोडक्शन ओवरहेड, डायरेक्ट मटेरियल वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड, डायरेक्ट मटेरियल, हाँ बोलो। उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, ये दोनों सब बैंक सही, उसके बाद, फैक्ट्री ओवरहेड, ओवरहेड कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, जो ही वर्क्स कॉस्ट होता है। सही बात, ऐसा बोलना है ना। अच्छा ठीक है, चलो वर्क्स कॉस्ट निकालने समझ गए हो क्या क्या करना है, तो बोलो यहाँ पर डायरेक्ट कॉस्ट क्या क्या है हम लोग के पास, मेटेरियल लेबर दे ही दिया है, कुछ नहीं करना है, जो करना है वो ओवरहेड का खर्चा। ओवरहेड का खर्चा यहाँ पर कौन सा है, मशीन का, मशीन का नहीं है, 2 मशीन ना 3 मशीन, क्या क्या है, मशीन नंबर 215 का खर्चा, मशीन नंबर 160 का खर्चा, और जो वेल्डर जो उस मशीन के लिए काम कर रहे थे उनका खर्चा भी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लेबर तो दे दिया। ये जो लोग मशीन पे काम कर रहे हैं वेल्डर, उनका खर्चा क्या 1 यूनिट फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई कर पाओगे, कैसे करो, तो वो तो इनडायरेक्ट वेजेस, वो मशीन पे काम कर रहे हैं, डायरेक्ट लेबर यहाँ बता दिया अलग से। अच्छा, उसके बाद जनरल एक्सपेंस जो बोला है वो क्या होगा हम बताते हैं, लेकिन वो मेरा क्या खर्चा होगा, वो ओवरहेड के अंदर ही आएगा ना, जनरल एक्सपेंस है मेरा, 1 यूनिट में थोड़ी ना बताया, ओवरहेड के अंदर ही हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है चलो लिखते हैं, कंप्यूटेशन फॉर वर्क्स कॉस्ट फॉर जॉब नंबर 198। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल 6,000, डायरेक्ट लेबर, अगर मुझे डायरेक्ट लेबर बता ही दिया, इसके बाद जो भी मुझे लेबर बताएगा वो मेरा इनडायरेक्ट ही होगा, ये बात इंप्लाइड हो जाता है, हमें डायरेक्टली कुछ भी बोले या ना बोले। 10,000 ये होता है प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड मैंने इसीलिए लिखा, मशीन तो फैक्ट्री में ही चलता होगा, इसीलिए मैंने उसका नाम फैक्ट्री ओवरहेड दिया है। उसमें क्या क्या खर्चा आएगा, 2 मशीन का है, मशीन नंबर 215 उसका खर्चा आ रहा है हम लोग का, यहाँ पर बता दिया सिंपल, तुम लोगों ने कैलकुलेट भी कर लिया था, 40 आवर्स एट द रेट ऑफ 35 पर आवर।
1400। उसके बाद और एक मशीन, मशीन नंबर 160, 30 आवर्स एट द रेट ऑफ 40, 30 hours at the rate of 40 per hour, 1200। वेल्डर वेजेस, नॉर्मली वेल्डिंग का काम फैक्ट्री में ही होता है, वो डायरेक्ट लेबर का काम नहीं होता, ठीक है। वेल्डर का वेजेस हम लोग कैसे निकालेंगे, अभी हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर देखो 6 लोग काम करते हैं, एक एक जन 8 घंटा करके 5 दिन काम करना है, डायरेक्ट लेबर 20, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे 6, हाँ 6, हाँ सारा इंटू हो जाएगा, 6 वेल्डर्स इंटू 5 days into 8 hours per day into ₹20 per hour था, पर आवर होना चाहिए तभी तो आएगा आंसर। कितना आ रहा है? 4800। अच्छा, अब ये जनरल एक्सपेंसेस का क्या करना है वो देखते हैं। देखो यहाँ एक लाइन जगह रख दो, हम नीचे वर्किंग नोट करके बता। देखो यहाँ पर क्या बोला है, जनरल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो इंक्लूड नहीं किया गया है मशीन आवर में। मतलब जनरल एक्सपेंसेस का जो अमाउंट है वो बोल रहा है जब मशीन आवर या डायरेक्ट लेबर आवर रेट कैलकुलेट किया गया ना, मशीन आवर रेट हमें बताया है कितना 35, यहाँ पर कितना बताया, सॉरी ये 30 नहीं 40, ठीक है। और लेबर का भी हमें कितना बताया 20, लेकिन बोल रहा है जब ये कैलकुलेट हुआ था तो इसमें जनरल एक्सपेंसेस को लिया नहीं गया था, लेकिन लेना तो चाहिए था। अभी हम लोगों ने जब मशीन आवर रेट अलग अलग निकाला, वहां जनरल एक्सपेंस ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे, बोल रहा है नॉट इंक्लूडेड। अब बोल रहा है रेट कितना है, टोटल जनरल एक्सपेंस कितना है 20,000, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर टोटल डायरेक्ट वेजेस फॉर द पीरियड कितना हुआ है 2 लाख डायरेक्ट वेजेस हुआ है। अच्छा, अब अगर तुम लोग याद करोगे, मैंने तुम लोग को जो मेथड्स लिखवाया था कि एब्जॉर्प्शन का मेथड, जो मैंने 5 मेथड लिखवाया था, क्या क्या लिखवाया था बोलो। डायरेक्ट डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्टेट डायरेक्ट मेथड, वो एब्जॉर्प्शन मेथड नहीं है, वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड है। एब्जॉर्प्शन मेथड पता वेडनेसडे वाले क्लास में लास्ट दिन है, ठीक ठीक बोले छो। आउटपुट मेथड, ठीक है, और क्या था, ठीक बोले छो, आउटपुट पोथोमीटर, मेटेरियल, अगर मेटेरियल का कॉस्ट ज्यादा इन्वॉल्व है, लेबर, डायरेक्ट मशीन, जिसमें से ही तो मैंने बोला मशीन आवर का अलग से पढ़ना है, और एक प्राइम कॉस्ट जिसमें 50%, तो मैंने बोला एब्सॉर्प्शन। देखो ये कंफ्यूजन हो जाता है, क्लैरिटी होना चाहिए कि हम लोग कौन सा मेथड का बात कर रहे हैं। तो ये वाले मेथड का हम बात कर रहे हैं जो मैंने वेडनेसडे वाले क्लास में लिखवाया था। ये देखो ये वाले मेथड, तुम लोग तो लिखते नहीं हो सब कोई, इसका बात हो, ये वाला, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, एब्जॉर्प्शन या फिर रिकवरी मेथड, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या दिया है, टोटल डायरेक्ट वेजेस फॉर ए पीरियड कितना दिया है 2 लाख, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, इसके बेसिस पे इसका मतलब हमें इस खर्चे को एब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा जनरल एक्सपेंसेस को, क्योंकि हमें बेसिस क्या दिया हुआ है, टोटल डायरेक्ट वेजेस ड्यूरिंग द पीरियड का दिया हुआ है। और ये क्या दिया हुआ है, देखो ये देखो ये क्या दिया हुआ है, ये वाला, ये क्या दिया है पढ़ के देखो, ये भी तो रुपीस में है, ये क्या है, ये है टोटल डायरेक्ट वेजेस, और ये जनरल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन नॉट इंक्लूडेड फॉर कैलकुलेटिंग आइदर द मशीन आवर और डायरेक्ट लेबर आवर आर टोटल, मतलब ये क्या दिया हुआ है जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है। अच्छा, ओवरहेड को ही तो मुझे एब्जॉर्प्शन करवाना पड़ता है, ओवरहेड को ही तो हम लोग डायरेक्टली नहीं लगा सकते, तो इसको मुझे एब्जॉर्ब करवाना है अपने प्रोडक्ट कॉस्ट में, क्योंकि जब हम फैक्ट्री कॉस्ट निकाल रहे हैं तो प्रोडक्ट का क्या निकालना चाह रहे हैं, कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद क्या आता है, फैक्ट्री के बाद सेलिंग एंड सॉरी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद आता है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, उसमें बाइफर्केशन होता है। उसके बाद प्रॉफिट ऐड करने से क्या आता है, तो ये भी तो मेरा कॉस्ट का पार्ट है। तो क्योंकि ओवरहेड है, मुझे अपोर्शन करके दिया नहीं है, तो मुझे उसको चार्ज करना पड़ेगा। तो यहाँ से कोई ना कोई बेसिस जो कि मुझे यहाँ हिंट्स दे रहा है, किस चीज के बेसिस पे, डायरेक्ट वेजेस। तो अब देखो इसको कैसे लिखोगे, लिखो अन अपोर्शन, जो अपोर्शन नहीं हुआ, एक्सपेंसेस ऑफ ₹20,000
which works out at परसेंटेज निकालेंगे ऑफ, यहाँ गैप रख दो, ऑफ डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे हम लोग अपोर्शन करेंगे। कैसे करेंगे? अच्छा, कैसे निकालना पड़ेगा? हर एक बेसिस मैंने बताया था, जैसे आउटपुट हुआ तो हमेशा टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय क्या होता है? बेसिस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिस क्या है? वेजेस, डायरेक्ट लेबर या फिर डायरेक्ट वेजेस, और ओवरहेड कौन सा है? जनरल एक्सपेंस। तो ऊपर कितना जाएगा और नीचे क्या आएगा? बेसिस। बेसिस हम लोग का क्या है? 2 लाख रुपीज। 2 लाख इंटू कितना करोगे? 100। अगर परसेंटेज में कर लेते हैं तो पॉइंट में आंसर नहीं आएगा, तो कितना है? 10%। तो फिर मुझे इसको कैसे अपोर्शन करना पड़ेगा? 10%। ये देखो, ये निकल के आ गया 10% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। इसीलिए डिटेल्स में, क्योंकि अगर उसको हम नहीं बताएंगे तो तुम लोग इस चीज को समझ ही नहीं पाते, चाहे कॉपी में लिखे हो नहीं लिखे हो, जिसने जो भी किया है मेरे हिसाब से तो लिखना चाहिए, लेकिन अगर लिखे हो तो अच्छे से समझ में आएगा। नहीं भी लिखे हो तो मेरा बात अगर सुने भी होगी तो दिमाग में ये चीज आना चाहिए कि ऐसा हम लोगों ने कुछ तो किया था। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था ना कैसे, देखो हर एक चीज का ऊपर क्या आना चाहिए? ओवरहेड, नीचे बेसिस। कोई भी मेथड उठा के देख लो, ऊपर ओवरहेड, नीचे क्या होता है? बेसिस। तो यहाँ ओवरहेड क्या था? जनरल एक्सपेंसेस, नीचे हो गया बेसिस। तो जो अनअपोर्शन अमाउंट था उससे मुझे अपोर्शन कैसे करना है? 10% ऑफ डायरेक्ट वेजेस के बेसिस में। तो अब जनरल एक्सपेंसेस को कैसे लगाओगे बोलो? कैसे निकालोगे बोलो? तो कितना होगा? 4,000 कितना हुआ बोलो? 400 400। वो तो मैंने, देखो इसीलिए ये सारे चीज हम क्यों मेहनत करते, इसमें मेरा टाइम ज्यादा जाता है, इससे जल्दी हम खत्म कर पाएंगे। देखो कैसे लिखवाया था, क्यों लिखवाया था? डायरेक्ट लेबर अगर कॉस्ट इतना है तो कॉस्ट इज 50%। अब मैंने बोला भी था कॉस्ट शीट में इस तरीके से हमें दे सकता है, तो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी भूल जा रहे हैं तो जब सारा कंप्लीट हो जाएगा तब और भी भूलने लगोगे, और जब मेरे पास, तब मुझे लगेगा कि मेरे पास एक समरी होना चाहिए, वही ये हेल्प करेगा। बुक में जब ढूंढोगे, कोई भी अपना मैथ ले लो, बीकॉम का बुक ले लो, कुछ भी ले लो, वहां तो डिटेल्स में रहेगा ना, वो तो बुक है, वो तो अपना डिटेल्स देगा ही, तो तुम लोग फिर कैसे याद करोगे बोलो? याद नहीं कर पाओ। कितना हो जाएगा? 10% ऑफ डायरेक्ट वेजेस दैट इज 4,000, यानी यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 400। ठीक है, तो फिर टोटल करके देख लो कितना? 17,800। ये क्या निकल के आया? फैक्ट्री कॉस्ट। ये निकल के आ गया मेरा फैक्ट्री कॉस्ट। या फिर इसको और क्या क्या नाम से जाना जाता है? चलो ये भी पूछ लेते हैं, और भी 2 नामों से जाना जाता है, हम बोलते हैं बार बार। प्रोडक्शन और एक नाम अभी थोड़ी देर पहले किसी ने लिया था ना, वर्क्स कॉस्ट। जो फैक्ट्री होता है वही प्रोडक्शन, वही वर्क्स। ये सेम चीज जो हम लोगों ने लेबर का फैक्ट्री कॉस्ट निकाला था XY, जो मैंने एग्जाम में तुम लोग को क्वेश्चन दिया था, उसमें भी मैंने ये तीनों चीजें तुम लोग को बोला था। याद रखो, क्योंकि क्वेश्चन में फैक्ट्री की जगह वर्क्स बोल दिया, फिर सोचोगे क्या निकालना है। तो पता होना चाहिए ना, हमें मैक्सिमम चीज पता होना चाहिए। अच्छा, ये वाला देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या दिया है? ये अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन है, मैंने भी सिखाया नहीं अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन। ये वाला देखो, एक कंपनी which sells 4 products, some of these are unprofitable, company proposes to discontinue to sell one of these product। अच्छा, जो प्रॉफिट नहीं दे रहा बोल रहे उसे हटा देना है, उसको प्रोडक्शन नहीं करना है आगे। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग इनकम कॉस्ट एक्टिविटी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। सेल्स बोल दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल दिया है, एरिया ऑफ स्टोरेज, नंबर ऑफ पार्सल सेंट, नंबर ऑफ इनवॉइसेस सेंट, ये बताए। ये ऊपर क्या है? प्रोडक्ट का नाम दिया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है? जो गुड्स कॉस्ट, ठीक है, मतलब 30 लाख का अगर कॉस्ट 20 लाख है, बोलो इसमें प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है, क्योंकि हम लोग को ढूंढना है नॉन प्रॉफिटेबल कौन है। 50 लाख और ये 45 लाख प्रॉफिट है, 25 और ये 21
और ये ऐसे दिख रहा है तो प्रॉफिट है, लेकिन बाकी खर्चे को भी हमें तो देखना पड़ेगा। ये तो हमारा सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर हो रहा है और बाकी खर्चे भी देखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर क्या है, ये सब जो दिया हुआ है ना, ये सब कुछ बेसिस दिया हुआ है खर्चे को डिवाइड करने के लिए। एरिया ऑफ स्टोरेज, नंबर ऑफ पार्सल, नंबर ऑफ इनवॉइसेस। अब यहाँ पर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिया हुआ है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का देखो क्या दिया हुआ है, एलोकेट करना है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या दिया हुआ है, रेंट एंड इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, सेल्समैन सैलरी एंड एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव वेजेस एंड सैलरी। चलो अब तो बेसिस भी बता दिया, मेहनत का बोल भी दिया है कैसे तुम लोग को डिवाइड करना है। वेरिएबल कॉस्ट में ये कुछ दिया है, वो भी कैसे होगा, 2 पर पार्सल, 4% ऑफ सेल्स, और स्टेशनरी का कैसे लगाना है, मतलब बता ही दिया है कैसे करके तुम लोग को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का हर एक खर्चा, चाहे वो फिक्स्ड हो वेरिएबल हो, कैसे करके एलोकेट करना है बता दिया है। तुम लोग को बस क्वेश्चन फॉलो करना है। और करने क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। मुझे पीएल स्टेटमेंट बनाना है। मतलब पीएल स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है पता है, सेल, फिर माइनस क्या लिखते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, पहले सीओजीएस लिख लेंगे पता है तो, उसके बाद क्या लिखेंगे, वेरिएबल कॉस्ट, उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो फिर लास्ट में हम लोग का क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है, सेल से बेसिकली कॉस्ट लेस करने से ही तो प्रॉफिट आ जाएगा। अब कॉस्ट को हम लोग अलग अलग करेंगे, पहले सीओजीएस दिया हुआ है तो उसको लिखेंगे, फिक्स्ड वाला लिखेंगे, वेरिएबल वाला, फिर फिक्स्ड वाला। वेरिएबल लेस करने के बाद हम लोग और एक लाइन भी अगर चाहो तो बना सकते, कंट्रीब्यूशन। अगर नहीं करते हो, बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन लग रहा है क्योंकि काफी डेटा है, तो एकदम लास्ट में जाके प्रॉफिट निकाल सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा करके दिखाते हैं, जितना 5-10 मिनट, उसके बाद जो है तुम लोग उसको कंप्लीट करना। ठीक है, चलो देखो कैसे करके लिखना पड़ेगा। इलास्ट्रेशन 10, थोड़ा सा 1-2 लाइन बता देते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पीएल ऑन वेरियस प्रोडक्ट ड्यूरिंग 31 मार्च है। ठीक है, अच्छा कैसे करके कॉलम बनाओगे वो बता देते हैं। तो जो सेल्स वगैरह लिखेंगे उसके लिए क्या लिखना पड़ता है, पर्टिकुलर्स, क्योंकि एग्जाम में तो पता करना है ना कैसे करके प्रेजेंटेशन करना। उसके बाद उसका क्या लिखेंगे, टोटल अमाउंट, एक टोटल का कॉलम कर सकते हैं कि टोटल इतना खर्चा है, और प्रोडक्ट कितना सारा है, ए से लेके डी तक ना लिखो। तब ए बी सी डी सबका रुपीस होगा, क्योंकि सभी का तो मुझे रुपीस का वैल्यू चाहिए। ए बी सी और डी, डेटा बड़ा बड़ा है तो जगह रख लो, ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ा बड़ा डेटा है ना, जीरो वीरो काफी है तो नहीं इसमें आएगा। अच्छा, सबसे पहले लिखेंगे सेल्स, इसको ए नाम दे दो क्योंकि आगे जाके माइनस करेंगे तो हमारे लिए सुविधा होगा। देखो 30, 50, 25, 45 सब लाख में है। ठीक है, ए का हो जाएगा 30 लाख, बी का है 50 लाख, सी का है 50 के बाद 25 था, और डी का है हम लोग का 45 शायद ना, 45 में। अच्छा, टोटल देखो तो कितना होगा, 30 और 50, 80, 80 और 20, ये हो गया 1 करोड़, 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 50 लाख। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम लोग हेडिंग करेंगे एक्सपेंस बोल के। अब हम लोग एक्सपेंसेस लेंगे, एक्सपेंसेस में वही 3 जो नाम मैंने बताया। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, इसको बी लिख दो, सीओजीएस, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, इसको ऐसे लाइन लगा दो क्योंकि हम लोग ए बी का यूज करके एक ही बार में दिखाएंगे। ठीक है, अच्छा सीओजीएस देख देख के ही लिखना है। लिखो 20 लाख, 45 लाख, 21 लाख, 22 लाख 50,000, 20, 45, 21, पहले ये लिख लेते हैं, 20, 45, 20, 45, 21 और 22 लाख 50,000। टोटल एक बार देखोगे, 41 मतलब 86, 86 और ये हो गया 6 2 8, 1085, हाँ 1085, 1 करोड़ 8,50,000। ठीक है, ये सीओजीएस हो गया। इसके बाद क्या लिखेंगे, वेरिएबल कॉस्ट, इसके बाद लिखो वीसी, लिख दिया मैंने वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, अब मुझे वो डिस्ट्रीब्यूशन एक बार बता देना कैसे होगा, तो इसलिए थोड़ा सा बताते हैं। देखो वेरिएबल कॉस्ट में यहाँ पर आ जाते हैं पैकिंग वेजेस, लिखो पैकिंग एंड वेजेस मटेरियल, तो यहाँ पर हम लिखते हैं पहले पैकिंग एंड वेजेस, पैकिंग एंड वेजेस।
ठीक है, ये कैसे देना है, बोला है कि पैकिंग वेजेस एंड मटेरियल, अच्छा सॉरी मैंने अलग ही लिख दिया, पैकिंग वेजेस एंड मटेरियल, ठीक है। अच्छा इसको कैसे देना है, 2 पर पार्सल, ठीक है, एक एक पार्सल पे 2 रुपए, पार्सल कितने सारे, हर एक प्रोडक्ट पे बता दिया 1 लाख, तो @2 लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब 1 लाख है पहला, 1 लाख इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 लाख पहला, नंबर ऑफ पार्सल पे है ना, तो ये देखो 1 लाख 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 3 लाख 75 इंटू 2, सभी का 2 करके ही है, हर एक प्रोडक्ट का 2 करके, 75 इंटू 2 150 होगा, 150 लाख। और उसके बाद 175 इंटू 2 कितना होगा, 3 लाख 50, और टोटल भी देख लो 3,50,000, टोटल कर लो, टोटल कितना हो रहा है, 2 और 3 5 लाख, 5 लाख, और यहाँ पर 3 और 1 4 9 10 लाख, ठीक है 10 लाख। अच्छा उसके बाद और एक बता देते हैं, बाकी तुम लोग करना, ये एक ही लास्ट बताएं, कमीशन 4% ऑफ सेल लगाना है, सेल हम लोगों ने ऊपर ऑलरेडी लिख रखा है, देख देख के हो जाएगा, ठीक है, कमीशन 4% ऑफ सेल्स, तो सेल्स कितना है, 30 लाख का 4% कितना होगा, 1,20,000, 50 लाख का 4%, क्योंकि सभी का तो एक जैसा है, झमेला तो है ही नहीं, कितना होगा, 50 लाख का 4% 2 लाख, 2 लाख की 20 लाख, 2 लाख, और 25 लाख का 4% 1 लाख, ठीक हो रहा है तो, और 45 लाख का 4% वो मुझे नहीं पता, देखो तो निकालो, 1 लाख 80, अब टोटल निकालो 6 लाख, ठीक है, समझ गए हो कैसे करना है, आसान है, ठीक है, ये करके लाओगे तो अच्छा होगा, हम तुम लोगों से पूछ पूछ के लिख लेंगे, अगर किसी को भी इश्यूज होगा तो हम कंप्लीट तो जरूर करवाएंगे, क्योंकि सबका होगा नहीं होगा मुझे तो नहीं पता, लेकिन कोशिश करके देख सकते हो, ये काफी आसान है, आराम से कर पाओगे, ठीक है, डेटा वेटा लिख के लाओगे तो हम तुम लोगों से पूछ के बाकी फिलअप कर लेंगे, ठीक है, फिर आज हम लोग इतना करते हैं। भाई मैं